के बारे में आपको तो आपने किसी भी समस्या को, जो भी समस्या आपको लगती हो कि अपने क्षेत्र में आपको दिखाई दी, अभी 2 महीने से आप पढ़ रहे हैं, बाकायदा बहुत सारी चीजों पे चर्चा हो चुकी है, तो अपने क्षेत्र की किसी एक समस्या, इसीलिए मैंने आज 1 महीने पहले इसकी नोटिस आपको रिमाइंड किया कि 1 महीने का समय है आपके पास अभी, उस पर आप अच्छे से पढ़िए और जो भी आपको समझ में आए समस्या के बारे में उसको बताइए कि समस्या क्या है, क्यों वो समस्या आपको लगती है कि ये समस्या है, इसके क्या क्या वैकल्पिक समाधान हो सकते हैं और आपका को क्या मतलब लगता है कि कौन सा समाधान सबसे अच्छा है। और दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको किसी भी एक लेडी लीडर के बारे में, जैसा कि अभी विनीता बहुत अच्छे से बता रही थी कि कैसे उसने उसका मनोबल बढ़ा और उसने किस तरीके से एक अध्ययन किया और पाया कि भाई किस तरीके से उनका जीवन है। तो कोई भी नेता जो आपको अच्छा लगे, पिछले दिनों अनेक महिला नेताओं का जिक्र हुआ है, इंदिरा गांधी का जिक्र हुआ, जयललिता का जिक्र हुआ, ममता बनर्जी का जिक्र हुआ, सुषमा स्वराज जी का जिक्र हुआ, मायावती जी का जिक्र हुआ, और अभी वर्तमान में जैसा कि आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता जी दिल्ली के सीएम है, उनका जिक्र हुआ। और भी जो भी मतलब राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनका जिक्र, मतलब जो भी हिंदुस्तान में महिला राजनीतिज्ञ हुए हैं और खासतौर से अगर मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और उन्होंने आपको प्रभावित किया है, तो उनका जिक्र आप कर सकते हैं, उनका एक केस स्टडी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा पहले, मतलब 7वें वीक में। और 8वें वीक में आपकी परीक्षा होगी। कुछ हम लोग आपसे लिखित प्रश्न का उत्तर लेंगे जो आपको लिख के सबमिट करना पड़ेगा, और कुछ आपको जो है मौखिक ही भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो पार्टिसिपेंट है उनको एक दो मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे जो इसी कार्यक्रम से संबंधित होंगे, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि इतने सारे लेक्चर्स हो गए हैं, तो सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग धर्मेंद्र जी ने आपको उपलब्ध कराई है, वो सारे के सारे आपके पास उपलब्ध हैं। उन रिकॉर्डिंग्स को अच्छे से सुनिए और एक बार देखिए कि उन पे क्या प्रश्न बनते हैं, प्रश्न उसी से आएंगे जो आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की इस टीम के साथ हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है इंटरेक्ट करने में। और ईश्वर से प्रार्थना यही हो रही है कि भाई आप में से अगर कुछ लोग भी राजनीति में आने की बात सोचें भी, तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और यार, जैसा कि डॉक्टर कामना जी ने बताया था कि वो स्वयं तो राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन वो अपने एंड पे राजनीतिज्ञों को मोटिवेट करेगी। ये बहुत अच्छी भावना है, ये हम लोग की भावना से मैच खाती है और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से मैं और भी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि या तो स्वयं राजनीति में आने की सोचे या इसी प्रोसेस को अपने आगे बढ़ाएं। अगर हम लोगों की कोई जरूरत पड़े तो हमेशा बिल्कुल निसंकोच हम लोग से आप बताइएगा। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन कि राजनीति में जो कुछ भी आप इश्यूज होते हैं, जिस तरीके से आप मुद्दों को उठाते हैं, जिस तरीके से स्लोगन्स को आप बनाते हैं, आप जानते हैं कि कभी कभी एक स्लोगन पे हार हार और जीत हो जाती है। 1 मिनट। ऐसा होता है कि स्लोगन से हार और जीत हो जाती है। और स्लोगन के लिए कभी कभी बड़ी पार्टियां बहुत बड़े बड़े एड कंपनीज को हायर करती हैं। जैसे 19 7 इसका जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 1984 में, तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 1900 उसके बाद जो वो राजीव गांधी को बनाया गया, और उसके बाद जो चुनाव हुए 1985 वाला, उस चुनाव में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी अमेरिका की फर्म थी रिडिफ्यूजन, उसको हायर किया, और उसने 6 7 जो है एड कैंप बनाए, एड कैंपेन के एडवर्टीजमेंट के बनाए और स्लोगन्स बनाए, और वो एकदम से समझिए कि डेडली उन्होंने काम किया और कांग्रेस की भयानक जीत हुई। इसी प्रकार से कभी कभी, मतलब जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि मायावती ने
हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ साधा तो उन्होंने इस प्रकार का पॉइंट किया। इसी प्रकार से अगर आप हर चुनाव में देखेंगे तो कोई ना कोई बहुत ही आपको बहुत प्रभाव दिख जाएगा। इसलिए ये भी आपको शुरू से आदत डालनी है कि हमको कैसे स्लोगन पॉइंट करना है, कैसे इश्यूज को रेज करना है। बहुत सारे कुछ चीजें होती हैं, धर्मेंद्र जी आज उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि आज का व्याख्यान, आज का सेशन देने की कृपा करें। धर्मेंद्र। सादर प्रणाम सर। सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करता हूँ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर तीसरे महीने की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज का विषय है आज का। जिस विषय में आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में और विशेष करके जब चुनाव के दौर में जो मुद्दे होते हैं, स्पीच होती है या स्लोगन्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, उन्हें कैसे गढ़ा जाता है। और ये तो बेसिकली एक बात है जिस पर हमको बात करनी ही पड़ेगी। मेरा ध्यान विशेष करके इस बात पर होगा कि जिस परिस्थिति में हम सारे लोग हैं, राजनीतिक अभ्यर्थी के रूप में या पॉलिटिकल एस्पिरेंट के रूप में, हमारे लिए इन सारी चीजों की क्या भूमिका हो सकती है। हम कैसे अपने पॉलिटिकल जर्नी के लिए या राजनीतिक यात्रा के लिए हम मुद्दे की पहचान कैसे कर सकते हैं, हम स्पीच कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे स्पीच देंगे और उस स्पीच का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। राजनीति में स्लोगन्स की क्या भूमिका रही है और हमारे अपने जीवन में हमारे अपने राजनीतिक जीवन में स्लोगन्स की क्या भूमिका हो सकती है। जो अब तक ढेर सारी कवायद के बाद जो मैं समझ पाया, हालांकि सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी चीजें कही गई कही जाएंगी, लेकिन जब मैं थोड़ा सा भी देखता हूँ पीछे मुड़ के, और ये मुझे महसूस होता है कि राजनीति की ये पूरी कवायद, इसको अगर समेटना हो हमको तो हम कैसे कर पाएंगे। हम अपने लिए हम चाहते हैं कि हम राजनीति करें, और हम चाहते हैं कि हम अपने पूरे राजनीतिक यात्रा को या भविष्य को कुछ थोड़े से शब्दों में समाहित करें। तो बहुत देशज शब्द मुझे दिखाई देता है, तीन। और वो तीन शब्द मुझे दिखाई देता है जिससे राजनीति की जा सकती है। एक है चर्चा, दूसरा है पर्चा, और तीसरा है खर्चा। मुझे नहीं पता यहाँ बहुत सारे लोग बहुत इन तीनों ही शब्दों का अर्थ शायद समझ रहे हो। चर्चा, पर्चा और खर्चा। चर्चा का मतलब तब जब किसी व्यक्ति की समाज में उसकी अनुपस्थिति में भी उसके बारे में आ, वार्ता होने लगे, लोग लोग आपस में चर्चा करने लगे उस व्यक्ति के बारे में। अर्थात कोई एक व्यक्ति, कोई एक पुरुष या कोई एक स्त्री उस समाज में या समाज के किसी भी हिस्से में उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी बातें होने लगे, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में। अर्थात एक बहुत स्पष्ट सा नाम दें इसको तो हम कह सकते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति की, वो पुरुष हो सकता है वो महिला हो सकती है, किसी राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, किसी सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत एक स्पष्ट पहचान बनने लगे। और चर्चा कब होगी? चर्चा तभी होती है जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की पहचान बनती है। और वो पहचान सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। नकारात्मक पहचान से शुरू कर रहे हैं तो उम्मीद मत करिए कि आप राजनीति में सफलता प्राप्त करेंगे। सकारात्मक पहचान से शुरू कर रहे हैं, सकारात्मक चर्चाएं शुरू हो गई हैं आपके बारे में, तो मान लीजिए कि आप राजनीति में एक लंबी दूरी तय करेंगे। ऐसी उम्मीद की जाती है और की जानी चाहिए। पहली चीज होती है चर्चा की। दूसरी पर्चा और खर्चा। पर्चा का मतलब होता है जब किसी पार्टी को आप ज्वाइन कर लेते हैं और टिकट मिल जाना। पर्चा का मतलब होता है टिकट मिल जाना। राजनीतिक सफलता के लिए जरूरी है कि आप किसी पार्टी के साथ अलाइन हो, और वो बाद की बात है। और जब आप किसी पार्टी के साथ अलाइन होते हैं और किसी पार्टी से टिकट आपको मिल जाता है,
तो फिर सफलता के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं। तो जो दूसरी चीज होती है वो पर्चा होती है। और इन सब पर एक और बड़ी चीज होती है, वो होती है खर्चा। खर्चा का मतलब होता है कि वित्तीय प्रबंधन, धन प्रबंधन। अगर राजनीति में ये तीन चीजें हैं आपके पास, वित्त का प्रबंध कर पाते हैं आप थोड़ा बहुत ही, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जिस तरह से धनाढ्य लोग आज के डेट में राजनीति करते हैं और धन वर्षा से राजनीति होती है, हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं अपने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना पैसा बांट देते हैं कि वो अचानक से चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। लेकिन पिछले बहुत सारे उदाहरण देखने के बाद ये पता चलता है कि एक चुनाव तो जीत जाना ये आसान रहा है इस तरह के लोगों के लिए, लेकिन उसी चुनाव को कंटिन्यू कर पाना, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटिन्यू कर पाना, ऐसे लोगों के लिए सफल नहीं रहा है। चुनाव में सफलता उन्हीं लोगों को, या राजनीति में सफलता उन्हीं लोगों को मिली है जिन लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लिए एक पॉजिटिव मूव, पॉजिटिव पहचान बनाई है। अब इन तीन बातों के इतर चर्चा, पर्चा और खर्चा, पर्चा और खर्चा की बात तो हो चुकी है। चर्चाएं होती कैसे? सपोज कीजिए हम एकदम से लेमैन है, हमारी अपनी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, हमारी कोई सामाजिक पहचान नहीं है। हमारे मन के किसी कोने में ये बात जरूर है कि हम चाहते जरूर हैं कि हमको नेता के रूप में स्वीकार किया जाए, या हम भी लोगों के बीच में नेतृत्व करें, हम भी राजनीति करें, राजनीति की घटनाओं में भाग लें, राजनीतिक नीति निर्णयों के प्रक्रियाओं में हमारा भी रोल हो। चाहते जरूर है। होगा कैसे? स्टेप क्या लेने होंगे हमको? कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? कोई सहसा हमको नेता नहीं माने। हमने बार बार ये बात कही है कि तब हमारे लिए और बड़ा संकट उत्पन्न होता है जब हम राजनीतिक घरानों से नहीं होते। तब हमारे लिए और बड़ा संकट होता है जब हम बहुत बड़े धन पशु की संतान नहीं होते। हम भी निशांत कुमार की तरह से होते, प्रॉब्ली नीतीश कुमार के बेटे की तरह से होते, तो फिर हमारे अंदर नेतृत्व की कोई भी क्वालिटी ना हो, मंत्री बन ही जाते। सिद्धार्थ मैया के बेटे की तरह से होते तो हमको भी शपथ दिला दिया जाता, और शपथ दिला दिया जाता तो जब एक बार हमको जिम्मेदारी मिल जाती तो फिर हम अपने अंदर नेतृत्व की क्वालिटीज को भी डेवलप कर लेते। धीरे धीरे करके हम भी नेता बन ही जाते। लेकिन जिस दिन से हम लोगों ने कोर्स शुरू किया है उसी दिन से हम लोगों का ये कहना है कि ये कोर्स बेसिकली हम उनके लिए कर रहे हैं जिनके अंदर, जिनकी पृष्ठभूमि इस तरह की नहीं है। समाज में किसी बड़े घर से संबंधित होने की पृष्ठभूमि हमारे हमारे हमारी नहीं है, हम इतने बड़े धनाढ्य नहीं है, फिर हम अपनी समाज में किस तरह से अपनी पहचान बना पाएंगे? और बगैर पहचान बने चर्चा नहीं होगी। चर्चा नहीं होगी तो फिर समाज में हमारे लिए कोई हमको लीडर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चर्चा नहीं होगी तो हम किन्हीं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी नहीं जाएंगे। हम कोई समस्या समाधान की प्रक्रिया में भी शामिल नहीं होंगे। समस्या समाधान मतलब सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गांव में जो पंचायतें हुआ करती हैं, कि किसी की समस्या है, चार लोग जुट रहे हैं और उसमें बात कर रहे हैं एक दूसरे का, कोई किसी का पक्ष ले रहा है, कोई किसी का पक्ष ले रहा है, एक निर्णय हो रहा है और उस निर्णय के माध्यम से लोग अपने अपने आप को नेतृत्व की भूमिका में लेके आते हैं। ये हर गांव में होती है, हर शहर में भी थोड़ा बहुत होता है। ये प्रक्रिया चलती ही चलती है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि किसी भी व्यक्ति को पहचान या सामाजिक पहचान, जिसकी अपनी कोई इस तरह की पहचान नहीं है, उसको सामाजिक पहचान प्राप्त कैसे हो? कोई सहसा आपको पहचान नहीं दे देगा, उसके लिए आपको यत्न करने पड़ेंगे। अभी आपने देखा है कुछ एकदम अनभिज्ञ से लोग, जिनका कहीं हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की समाज में, हिंदुस्तान की आर्थिकी में कहीं कोई नाम ही नहीं था, अचानक से हिंदुस्तान की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका दिखाई देने लगी। कॉकरोच पार्टी सर। बिल्कुल, उसके कुछ नाम है, वो हिंदुस्तान में थे भी नहीं,
हिंदुस्तान में नहीं थे, हिंदुस्तान के बाहर थे, और हिंदुस्तान के बाहर से एक छद्म नाम की पार्टी बनाया उन्होंने, और छद्म नाम की पार्टी बना के आज के डेट में इतने फेवरेट हो गए हिंदुस्तान के बहुत सारे युवाओं के, कि उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में तुरंत तुरंत हो जा रही। मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आपको इससे। क्या किया उन्होंने, कैसे अपनी पहचान बना ली इतने झटके में? अपनी पहचान बना लेने के पीछे उनके क्या रहा? कौन सा ऐसा तीर मार दिया, कौन सा ऐसा वो अलादीन का चिराग जलाया जिससे उनकी पहचान तुरंत बन गई? ऐसा क्या लगा आपको? कुछ तो लगा होगा आपको कि अचानक जो कहीं फलक फर था ही नहीं, वो इतना प्रभावी हो जा रहा है कि वह सरकार जो बहुत सारे विपक्षियों को इग्नोर करती रहती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को इग्नोर करती रहती है, अचानक उस सरकार को इस तरह का निर्णय क्यों लेना पड़ता है कि उनके ट्विटर अकाउंट को बंद, तुरंत तुरंत बंद करना हुआ? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनकी इतनी जल्दी पहचान बन गई? आप में से कोई भी। सर, एक तो वो युवाओं की, यूथ की आवाज है, और दूसरी बात है यूथ को हर्ट हो गई। जी, मतलब उनने क्या किया? उनने यही किया सर ना कि एक, हाँ बताइए। सर मुझे लगता है कि जो अभी नया जैन जी आ रहा है, जैसे नेपाल में भी जैन जी की क्रांति हुई सर, तो ये जो जैन जी है ना सर, उसको उन्होंने पकड़ा सर, जो अभी मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित करता है राजनीति को सर। सर जी अभी आपने वो 3 वाक्य बोले ना, पर्चा चर्चा खर्चा, इन तीनों में जी से उन्होंने चर्चा की है सरकार की विसंगतियों के ऊपर, इसलिए वो इतने फेमस हो गए, मुद्दे उठाए उन्होंने। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग सोचना शुरू कर चुके हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग एक बड़ा इशू होता है पॉलिटिक्स का। जब लोग गहनता से सोचना शुरू कर देते हैं तो मान लीजिए कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच आना शुरू हो गया है। मैं भी वही कहना चाह रहा था। किसी दुखती रग पर हाथ रख दीजिए। बात मेरी समझ में आ रही है आपके? समाज में हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, हमको ऐसे लोग नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है, हमारी आंख खुली हुई है, हम सोसाइटी की तरफ देख रहे हैं, सोसाइटी में देख रहे हैं, और सोसाइटी में देखते हुए हमको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। जब बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स के रूप में भी होती हैं। ये हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो हमको प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देती हो, लोगों को प्रॉब्लम के रूप में दिखाई ना देती हो, लेकिन एक बार उस पर उंगली रखने की जरूरत होती है। आप खुद से सोचिए कि कितनी आसानी से एक दिन पहले सीजेआई ने यूथ को, अब हालांकि अगले ही दिन उनका अपना स्पष्टीकरण भी आ गया कि मैंने यूथ को नहीं कहा था कि ये कॉकरोच है, इसके बावजूद भी एक बार तीर कमान से निकल गई थी और उसने अपना असर दिखा दिया था। ठीक है, अगले ही दिन काकरोच जनता पार्टी के नाम से पार्टी की घोषणा हो जाती है, और घोषणा होने के साथ ही साथ वो तुरंत जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? जो यूथ के प्रॉब्लम है, यूथ के प्रॉब्लम मतलब कि पेपर लीक का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी का मामला है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो अभी हमको सोसाइटी में दिख रही हैं एज ए प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स पे वो उंगली रखते हैं, और उन पर कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो यूथ को अपील करता है। वो कितना सही होगा, कितना गलत होगा, कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है। लेकिन आ, एक प्रॉब्लम जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, और उस पर हमारी नजर गई, और उसको हमने चर्चा में लाया। जब चर्चा में लाया तो वो जो समस्या थी, वो समस्या से उसका रूपांतरण हुआ, और समस्या से रूपांतरित होकर वो क्या बन गया? मुद्दा बन गया। ठीक है, इशू बन गया। आज के डेट में अब वो पॉलिटिक्स का एक इशू है, और इस इशू के बनाने के प्रक्रिया में क्या वो सारी समस्याएं खत्म हो गई? आज के डेट में कांग्रेस जनता पार्टी के उदय से, या इतना सारा कवायद होने से, क्या किसी भी समस्या का समाधान हुआ? क्या पेपर लीक का समस्या खत्म हो जाएगा? क्या एग्जाम सारे हो जाएंगे पवित्रता के साथ? क्या जो भी यूथ की प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा अभी तत्काल में। होगा क्या? केवल एक चीज स्टैब्लिश हुई है, और वो ये कि वो नवयुवक जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी
इस्टेब्लिश हुई है। और आज के डेट में बहुत सारे युवा, वो नेपाल की तरह से हिंदुस्तान में मत सोचिए। एक बार हम लोगों ने एक प्रोग्राम करा था और उसमें एक बड़े विशेषज्ञ थे जैन न्यूज से, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हिंदुस्तान का यूथ कभी उस तरह का नहीं रहा और कभी नहीं होगा, उस तरह के रिवोल्ट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आज के डेट में ये तो सही है ना कि उनकी आइडेंटिटी को हमारा यूथ एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेरे भी कहने का यही मतलब है कि हम जब पॉलिटिकल एस्पिरेंट हैं, वो उनके भी मन में तो कहीं ना कहीं राजनीति का कीड़ा चल रहा है, तभी तो इतना सब कुछ उठा पटक कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि राजनीति वो करना नहीं चाहते, राजनीति के क्षेत्र में उतरना नहीं चाहते, या अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आके दिल्ली में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी, उनको बहुत सारे अपने प्रवक्ताओं को की घोषणा करने की क्या जरूरत थी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजनीति का कीड़ा उनके भी दिमाग में चल रहा है, और इस छोटे से इशू के माध्यम से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया है, और इस आइडेंटिटी को लेके वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था, मैं चाहता तो दुनिया के या हिंदुस्तान के बहुत सारे मुद्दों की तरफ जा सकता था, और बहुत सारे मुद्दों पर क्या क्या चीजें हुई मैं इस पर भी बात कर सकता था। बट मैंने ये कहा कि आज की डेट में जो हमारी भूमिका है, हमारी भूमिका ये है कि हम पॉलिटिकल एस्पिरेंट हैं। हम अपने गांव घर, अपने शहर में, अपने घर के अंदर हैं, और हम चाहते हैं कि हम राजनीति के क्षेत्र में आगे जाएं। तो हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा हमको लेना पड़ेगा कि हम अ, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें जो हमको प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देती हैं, और उसके साथ साथ उसका जो दूसरा स्वरूप होता है, केवल हमको प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देती है, ये कोई समस्या नहीं है, इससे इशू नहीं बन जाएगा। उसका जो दूसरा और सबसे बड़ा पक्ष होता है किसी भी प्रॉब्लम को इशू के रूप में कन्वर्ट करने का, वो होता है कि उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट का तत्व छुपा होना चाहिए। अर्थात जो भी समस्या हमको दिखाई दे रही है वो जनहित की समस्या होनी चाहिए। ठीक है। हमारे घर का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये हमारी समस्या हो सकती है। लेकिन हमारे घर का पानी निकल के और सड़क पर फैल जा रहा है, ये जनहित की समस्या हो। इसलिए जनहित की समस्या हो गई कि वो पानी जब निकलता है, जब लोग निकलते हैं तो हर आदमी को वहां से दिक्कत होती है। अब सोचिए, हम सोचते हैं कि हम बड़े बड़े मुद्दों पर ही बात करेंगे, बड़े इश्यूज पर ही बात करेंगे। क्या ये छोटे छोटे मुद्दे हमको अपने गांव में, अपने घरों में, अपने अपने अगल बगल दिखाई नहीं दे जाए? क्या हमको अपने गांव में कोई हम सोच रहे हैं कि हमको राजनीति में आगे बढ़ना है, हम कैसे बढ़े? हमने एक दिन कहा था कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जब बाहर निकलते हैं, लोगों के बीच बात करते हैं, तो बात करने के क्रम में हमको बहुत सारी चीजों का भी ज्ञान होता है, अपने गांव की समस्याओं के बारे में भी ज्ञान होता है। अब हमको पता चला कि किसी के घर एक छोटी सी बच्ची है, वो पढ़ने जाना चाहती है, और उसके घर के लोग उसको पढ़ने देने से मना कर रहे हैं। अब बताइए, ये सिंपल सा स्टेप है जिस पर आपका एक कदम आपको नेता बनाने में मदद कर सकता है। आपको पता चला, आपको जाके वहां लाठी नहीं भांजना, आपको जाके वहां पे उससे दंगा और बलवा नहीं करना है। आप गए, जब चार लोगों के साथ जाओगे, आप अकेले ही जाओगे, दो लोगों के साथ जाओगे, आप उसके घर के लोगों से बात करोगे, और जब बात करोगे आप कहोगे कि नहीं, लड़की है तो क्या हुआ, इसको स्कूल जाने देना चाहिए, कॉलेज जाने देना चाहिए, ये पढ़ना चाहती है, इसको पढ़ने देना चाहिए, उसका आपको सहयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के अंदर आपके प्रति जो सम्मान का भाव है वो बढ़ेगा, और फिर आप धीरे धीरे करके लीडर बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पहली चीज तो ये कि वो प्रॉब्लम होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का भाव होना चाहिए। और तीसरी चीज कि वो आपकी टेरिटरी से संबंधित होना चाहिए। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि आज के बहुत स्टैब्लिश पॉलिटिशियंस में भी ये दिक्कतें आ रही हैं कि वो टेरिटरी को नहीं समझते। हम इंटरनेशनल इश्यूज को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आके चर्चा करते हैं, करेंगे। हम अगर बहुत स्टेब्लिश नेता बन जाएंगे, हम बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, हम मोदी हो जाएंगे, तो बनारस में जाके ईरान इराक की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एस्पिरेंट हैं,
और एस्पिरेंट के रूप में हम केवल अंतर्राष्ट्रीय मसलों की बात करें, केवल राष्ट्रीय मसलों की बात करें, तो जनता हमको क्यों पसंद करे? हमको हमेशा ये मुद्दा गढ़ते समय हमको हमेशा ये ध्यान देना होता है कि हम अब मुद्दा हम नहीं बनाएंगे, हम केवल मुद्दा रेज कर रहे हैं। मुद्दा बनेगा तब जब उस मुद्दे को लोग स्वीकार करेंगे, और वो कब स्वीकार करेंगे? जब उससे कनेक्ट होंगे। तो कनेक्ट कब होंगे? अब हम किसी गांव में गए और किसी गांव में जाके वहां बात कर रहे हैं, और बात करते समय हमको ये समझ में आ रहा है कि हमने तो बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं। हम जैसे एक दिन चर्चा हुई थी, संभवतः उसी के एक दिन पहले ही राहुल गांधी की यात्रा हुई थी अमेठी रायबरेली की। और अमेठी रायबरेली में भी जाके राहुल गांधी ने वही चीजें सारी कही थी जो वो विश्व के मंचों पर कहते रहे हैं, या बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते रहे हैं। समस्या यही है, वहां अमेठी रायबरेली के लोग तो ठगे महसूस करेंगे ना। अमेठी रायबरेली के लोग तो इसलिए भी आपको सांसद बनाए थे कि अमेठी रायबरेली की सड़कों का भी पुनरुद्धार हो। वो तो इसलिए भी सोचेंगे ना कि जब उत्तर प्रदेश की बहुत सारे एक्सप्रेस वे गुजर रहे थे, उस समय अमेठी रायबरेली के हिस्से क्यों कोई एक्सप्रेस वे नहीं आया? आप स्टेट गवर्नमेंट से क्यों नहीं एक बार अप्रोच करते हो? आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों नहीं अप्रोच करते हो कि अमेठी रायबरेली के हिस्से भी कुछ आना चाहिए? वहां केवल इतनी बात हो रही है कि मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं, मोदी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम इराक के सामने खत्म हो गए, हम पश्चिम एशिया में खत्म हो गए। आप बताओ कि अगर यही काम आप एज ए पॉलिटिकल एस्पिरेंट करना शुरू कर दो, तो क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको लोग एज ए लीडर एक्सेप्ट करेंगे? मेरा स्पष्ट मानना है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग होते हैं आपको बहुत बड़े लीडर के रूप में एक्सेप्ट जरूर करते हैं, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी तो काम है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी जिम्मेदारियां हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारियां हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के जिम्मेदारियों को, कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों को भी आपको निश्चित रूप से दृष्टिगत रखना होगा। अर्थात एज ए एस्पिरेंट मेरी हमेशा आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप बड़े मुद्दों पर बात करिए। आप देश के, विदेश के, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आप हर तरह के मुद्दों पर बात करिए जब आपको अवसर मिले तो। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब जो बाउंड्री आपने नियत की है, वो ग्राम पंचायत की हो सकती है, वो नगर पालिका की हो सकती है, नगर पालिका का एक वार्ड हो सकता है, वो एक विधानसभा हो सकती है, एक राज्य हो सकता है, जिसको आपने तय किया है। आप प्लीज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिए, इसलिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का सपोर्ट आपको छोटे से बड़ा नेता बना सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि आप बहुत बड़े नेता से एक छोटे नेता भी ना बचे। फाइनली आपको लोकसभा चाहे विधानसभा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ही पहुंचाती है। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। और लोकसभा, राज्यसभा में रहते हुए, विधानसभा में रहते हुए आपके पास एक पद होता है, जिस पद के साथ आप कहीं भी कोई बात कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो फिर आपकी बात कितनी सुनी जाएगी आप जानते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले जो साधना है, जो मुद्दे आइडेंटिफाई करने हैं, जिन मुद्दों पर बात करनी है, जिन समस्याओं को आइडेंटिफाई करना है, और जिन समस्याओं पर चर्चा करना है, जिन समस्याओं पर आपको रिसर्च करना है, उन समस्याओं को आपको समाज में इस तरह से रखना है कि समाज के लोग भी उन समस्याओं को समझने लगें। और सबसे बड़ी चीज जो आपको बतानी होती है, जब भी कभी कोई आप समस्या रखते हैं, ऐसे इशू अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रखें, आप समाज में रखें, या फिर लोगों के बीच में रखें, तो आपको दो चीजें एक साथ बतानी होती हैं। इसके होने से फायदा क्या है, और इसके ना होने से नुकसान क्या है। अर्थात आपने अपने समाज में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कहीं भी कोई एक प्रॉब्लम ऐसी देखी जो आपको इचिंग कर रहा है, इच कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम तो है जिसका सलूशन होना चाहिए, जिसका समाधान होना चाहिए। आपने उस पर रिसर्च किया, आपने सोचा विचारा, उसका एक समाधान ढूंढा, और उससे आपने एज ए इशू आपने उठाया भी।
जब यीशु के रूप में आपने उठाया, तो वो धीरे धीरे लोगों के बीच में एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट कब हुआ? एक्सेप्ट तब होता है जब लोग इस बात को समझते हैं कि हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये फायदा हो जाएगा, और नहीं हुआ है तो बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ पे दो उदाहरण ले रहा हूँ, नेताओं का उदाहरण नहीं ले रहा हूँ। मैं अपनी आंख से जो चीज देखा हूं, मैं उसकी बात आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुजीत श्रीवास्तव, आजमगढ़ डीएवी कॉलेज में। सर, आप वाकिफ हैं, आप में से भी कुछ लोग हो सकता है जो लोग वाकिफ हों। आजमगढ़ से सटे, जो आजमगढ़ तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ है, तमसा नदी से घिरा हुआ है, और केवल दक्षिण साइड हिस्से में आजमगढ़ के पुल हुआ करता था। पूरब सटे आजमगढ़ से सटे 1 किलोमीटर पे हथिया गांव ग्राम बसा हुआ है, और पश्चिम में भी एक गांव बसा हुआ है। लेकिन उस 1 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के लिए 28 किलोमीटर चल के और मुबारकपुर होके आना पड़ता था हथिया में। और उसका परिणाम ये हुआ था सर, कि हथिया को कट्टा की फैक्ट्री के रूप में मान्यता दे दी गई थी। आजमगढ़ शहर से सटे 1 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव बसा हुआ था हथिया, हथिया में कट्टा बनता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो किसी एक दौर में ऐसा भी था कि जब हिंदुस्तान में कई बड़ी हत्याएं हुई, तो उन हत्याओं में जो हथियार बरामद हुआ उस पे मेड इन हथिया लिखा होता था। इस तरह सटे आजमगढ़ से 1 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ गांव हथिया पुल विहीन था, चूंकि पुल नहीं था बीच में। और वहां पहुंचने के लिए 28 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, कोई पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचता था, और पूरा का पूरा गांव हथियार की फैक्ट्री के रूप में तब्दील हो गया था। सुजीत को लगा कि अगर इस एक छोटे से 1 ही किलोमीटर की तो दूरी है, बहुत छोटा सा हिस्सा अगर ये सड़क बन जाता है और बीच में एक पुल बना दिया जाए, तो पहुंच आसान हो जाएगी। और अगर पहुंच आसान हो जाएगी, वहां के लोग यहाँ आना जाना शुरू कर देंगे, यहाँ के लोग जाना, 1 ही किलोमीटर की दूरी है, शहर की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि हथिया की ये पहचान खत्म हो जाए। और हथिया की पुल के लिए सुजीत, डॉक्टर प्रोफेसर सुजीत हैं आज के डेट में, प्रोफेसर सुजीत ने एक आंदोलन खड़ा किया, एक मुद्दा बनाया। पहले पहले एक समस्या, समस्या के बाद उसको मुद्दा के रूप में कन्वर्ट किया, और मुद्दा के रूप में कन्वर्ट करने के बाद उसको लेके वो आगे बढ़े, एक पूरा आंदोलन हथिया पुल के निर्माण के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुजीत का वो आंदोलन सफल हुआ, हथिया की वो पुल बना। और आज की डेट में वही हथिया जो कभी हथियार की फैक्ट्री के रूप में था, आज वो हथिया शहर से कनेक्ट हो जाने की वजह से अब वहाँ जमीन का रेट भी बढ़ गया, वहाँ के लोग समृद्ध हो गए, वो सारी चीजें खत्म हो गई जो पहले उसकी पहचान हुआ करती थी। उसी सुजीत को बाद में ऐसा लगता है कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं, उससे छोटे छोटे जिलों में विश्वविद्यालय हो गया। और उसके बाद उन्होंने एक समस्या के रूप में रखा कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। लंबा संघर्ष, लंबा लोगों का समर्थन। और ये सही है कि आज भी सुजीत राजनीति में नहीं है, लेकिन ये सच है कि सामाजिक आंदोलन के रूप में सुजीत की एक अच्छी पहचान बनी। और आज भी आजमगढ़ में लोग इस बात को याद करते हैं कि सुजीत की वजह से हथिया का पुल बना, सुजीत की वजह से आजमगढ़ का विश्वविद्यालय बना, सुजीत की वजह से पश्चिम साइड में भी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी पुल बना। एक और उदाहरण लेता हूं मैं। एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, पंडित हरिशंकर त्रिपाठी। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग जानते होंगे। किसी जमाने के बड़े माफिया हुआ करते थे। गोरखपुर की एक सीट है चिल्लू पार, वहीं से वो विधायक हुआ करते थे, और लंबे समय तक विधायक रहे। कोई उनके खिलाफ चुनाव बहुत मजबूती से लड़ने की स्थिति में नहीं था। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको लगेगा कि क्या ये भी एक समस्या हो सकती है। अपनी पहचान बनाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। वहीं से निकला हुआ एक अलग से लड़का पंडित राजेश त्रिपाठी। शुरुआत उसकी राजनीति से नहीं होती। बड़हलगंज में, गोरखपुर का एकदम दक्षिणी हिस्सा है, बड़हलगंज में सरजू का किनारा है,
वहां शमशान घाट है जो बिल्कुल अस्त व्यस्त सा है, कुछ है नहीं वहां पे। शमशान घाट में हो ही क्या सकता है। लेकिन उस शमशान घाट को, उनको लगता है कि यहाँ जो लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, गोरखपुर से लोग आते हैं, देवरिया से लोग आते हैं, यहाँ से लोग आते हैं, मऊ से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, और वहाँ छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग आके बिल्कुल तबाह रहते हैं। तो क्यों ना इसको एक बहुत अच्छे स्थल के रूप में डेवलप किया जाए। आप सोचिए, उस समय वो आदमी किसी राजनीति में नहीं है, अपनी कोई बहुत बड़ी सामाजिक पहचान नहीं है, लेकिन एक छोटी सी समस्या को वो अपने लिए आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों से चर्चा करना शुरू करते हैं। लोग सहयोग करते हैं, और लोग इतना सहयोग करते हैं कि ढेर सारा धन उनके पास आता है सरकार की अनुमति लेके। और बढ़लगंज मतलब पुल के किनारे एक बड़ा सा मुक्ति पथ नाम से, पूरी तरह से वो बाद में पर्यटन का एक स्थल स्थल बन गया है आज के डेट में। लोग वहां घूमने जाते हैं, जो शमशान स्थल है। फायदा क्या हुआ उसका? राजेश त्रिपाठी की उस मुक्ति पथ के नाम से जो पहचान मिली, जो लोकप्रियता हासिल हुई, उस लोकप्रियता के दम पर राजेश त्रिपाठी 3 बार, 2 बार पंडित हरशंकर त्रिपाठी को चुनाव हराए, और 1 बार पंडित हरशंकर त्रिपाठी के बेटे को चुनाव हरा के, और आज के डेट में भी पहले पहले 2 बार दूसरी पार्टी से, और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। क्या है, हमारे अगल बगल बहुत सारी चीजें छिटकी हुई हैं जिन पर हमको नजर रखनी होगी। उन पर अपने आप की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करना होगा, हमको संवेदनशील होना होगा, एक प्रतिक्रिया लेनी होगी, उसका समाधान भी हमको ढूंढना होगा, और समाधान के साथ लोगों के बीच जाना होगा। ये समस्या हमको दिखाई दे रही है, ये ऐसा होना चाहिए, और इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। अगर इसका समाधान हम कर लेते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, और अगर नहीं होता है तो ये हम असफल हो जाएंगे, इतना नुकसान हो जाएगा। अगर ये 3 चीजें हम कर लेते हैं तो निश्चित मानिए, राजनीति की दिशा में आपका जो पहचान बनाने की प्रक्रिया है वो बड़ी सफलता से आगे बढ़ रही होती। लेकिन मैं फिर कॉन्शियस करूंगा आपको, फिर सावधान करूंगा आपको, कि जो बहुत सारी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, केवल उन पर बात मत करिएगा। बड़ी समस्याओं का मतलब, हम राजनीति करने निकले हैं अभी गांव की, और हमने बात क्या करी? हमने बात करी गरीबी की, हमने बात करी बेरोजगारी की, हमने बात करी महंगाई की, हमने बात करी विदेश नीति की, हमने बात कर ली मोदी और राहुल गांधी की। स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं, आपकी मतलब इन्फ्लुएंस जो होगा वो आपका, वो उतना प्रभावी नहीं हो सकता है जितना आप लोकल किसी इशू को लेके आगे बढ़े होते, और उस लोकल इशू के साथ आप आगे बढ़ते, निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाते। आपका जो मतलब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या हुआ करती थी, इंसेफेलाइटिस। इस इंसेफेलाइटिस से हर साल उत्तर प्रदेश के और बिहार के, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के और बिहार के पश्चिमी हिस्से के हजारों हजार बच्चे हर साल मरते थे। बच्चे मरते थे, नवजात मरते थे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जरूर कहूंगा कि ये उस स्तर से थोड़ा सा आगे की बात है, जब हम पॉलिटिकल एस्पिरेंट होते हैं उस स्तर से आगे की बात है, इसलिए कि जब योगी ने इस मुहिम को अपने हाथ में लिया था उस समय वो इस्टेब्लिश थे, वो सांसद थे, और सांसद होने के साथ साथ उनके हाथ में एक अच्छी खासी शक्ति भी थी, जिसके साथ उन्होंने प्रयास किया, और आज इंसेफेलाइटिस उत्तर प्रदेश और बिहार से खत्म हो चुका है। तो एज ए एस्पिरेंट हमको निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा? अपनी पहचान, मुद्दा इसलिए नहीं गढ़ना है कि हमको राजनीति करनी है, मुद्दा इसलिए गढ़ना है कि उस मुद्दे के साथ हमको अपनी पहचान बनानी है। और जब हमारी पहचान बन जाएगी, उस मुद्दा हमारे साथ जुड़ जाएगा, और जब उस मुद्दे से हमको जोड़ लिया जाएगा तो फिर निश्चित रूप से लोगों के बीच हमारी लोकप्रियता भी होगी, और जब लोकप्रियता स्थापित हो जाएगी तो राजनीति अपने आप होनी शुरू हो जाती है। जब हम किसी क्षेत्र में लोकप्रिय हो जाएंगे तो यकीन मानिए,
बहुत सारे राजनीतिक दल हमको खुद अप्रोच करेंगे कि आपको हम टिकट दे रहे हैं और आप आइए, राजनीति के क्षेत्र में आइए या इस पद पर चुनाव लड़ जाइए। करना क्या है हमको? केवल तीन चीजें: समस्या की पहचान, उस पर एक अच्छा खासा रिसर्च, जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी, ऐसा नहीं कि हम केवल अपने से ही सोच के कोई चीज बात कर लें, कुछ एक्सपर्ट्स को जुटाना, उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से क्या इस पर क्या हो सकता है, और फिर जब एक पूरा ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में आ गया तो उस ब्लूप्रिंट को समाज में रखना, और समाज में रख के उस पर एक नैरेटिव को निर्माण करना, एक नैरेटिव बनाना जो लोगों की इमोशन से जुड़ जाए। और जब लोगों के इमोशन से जुड़ जाए, लोग उससे जुड़ जाए, तो उन्हीं समस्याओं पर, उन्हीं मुद्दों पर आप खूब प्रभावी संवाद करिए लोगों के साथ। जब भी कहीं बैठते हैं, किसी जनसभा में जाते हैं, मीडिया के लोगों से बात करते हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उन्हीं मुद्दों पर बात करिए। आप देखिए आपकी पहचान, जो एक पहला खंड हमने कहा था चर्चा, वो चर्चा आपकी अपने इस मुद्दे के आइडेंटिफिकेशन से और मुद्दे को रखने के माध्यम से ही निश्चित रूप से हो जाएगी, और वो बहुत ही स्टैब्लिश होगी। आपकी राजनीतिक यात्रा बड़े आसानी से चलनी। अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, गांव गांव क्षेत्र की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति को कब कब किन किन बड़े मुद्दों ने प्रभावित किया है? सर सबसे पहले जैसे इंदिरा गांधी थी तो गरीबी हटाओ, इंदिरा जी लाओ, इस तरह का गरीबी एक मुद्दा रहा है, बेरोजगारी मुद्दा रहा है, किसानों की हत्या बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हम्म, और ये जब से मोदी सरकार, तो इन्होंने काले धन की बात की कि स्विस बैंक से काला धन वापस आएगा। जी। मतलब अगर मैं कुछ बड़े मुद्दों की तरफ जाऊं, हालांकि मेरा उद्देश्य नहीं था, बड़े मुद्दों पर मैं जाना ही नहीं चाह रहा था। बड़े मुद्दों पर इसलिए नहीं हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा हाँ सर, मैं ये कहना, सर अगर गांधी जी की भी राजनीति देखें तो चंपारण से ही शुरू हुई ना, है? नील जी की खेती के लिए, या आपका उन्होंने जब अहमदाबाद में मजदूरों की आवाज उठाई, तो बिल्कुल। मुद्दे तो सर वहां भी उन्होंने खोजे, और एक जी छोटे से स्थान से शुरू करके सर वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा गए। बिल्कुल। मैं कभी कभी मैंने अपनी थीसिस में ये लाइन लिखी है कि गांधी ने जंगल की घास को राजनीति का मुद्दा बना दिया। नील, नील क्या था? ठीक है, जंगल की घास, समुद्र का खारा पानी, ये गांधी के लिए आंदोलन के माध्यम बने हैं। नमक सत्याग्रह क्या था? समुद्र का खारा पानी था, जिसको मुद्दा बनाया और मुद्दा बना के आंदोलन बना दिया गांधी ने। तो ये कला हमको भी, अगर हम राजनीतिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं या राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको भी ये आना चाहिए। अगर ये कला हमको नहीं आएगी, अगर मुद्दे गढ़ना हमको नहीं आएगा, अगर मुद्दों पर बहुत इन्फ्लुएंस बना पाना, मुद्दों को लेके आगे बढ़ पाना और मुद्दों पर लोगों को मोबिलाइज कर पाना हमको नहीं आएगा, तो निश्चित रूप से हम राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। आपने देखा है इस देश की बड़ी राजनीति, अगर मैं दशक में विभाजित करूं, तो 70s के दशक में जो एक सबसे बड़ा नाम चला था वो गरीबी और आर्थिक असमानता का था, कि गरीबी हटाओ, आपने खुद ही कहा। 80 के दशक में एक बड़ी चीज चली, नेशनल इंटीग्रिटी और सेकुलरिज्म बहुत चर्चा में आया। 90 के दशक में आप देखती हैं पूरा का पूरा दशक, पूरा का पूरा 10 साल मंडल का मंडल और सोशल जस्टिस पर बहुत ज्यादा रहा। 2000 का दशक, मतलब 1991 से लेके 2000 तक की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय हमको डेवलपमेंट और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमको दिखाई देता है, जिसमें हम एलपीजी लेके आते हैं। 2010 का जो पूरा का पूरा चुनाव ही आपको ध्यान होगा कि जो मतलब भ्रष्टाचार और सुशासन, ये दो मुद्दे बनाए गए, कि जो अभी तक भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस की सरकार है, इसको हटाना है और एक नई सरकार लाना है। आपको याद होगा कि बहुत तरह के नारे गढ़े गए थे उस समय। 20 लाख रुपया अगर रहेगा, मतलब अगर सरकार बदल जाती है और जो काला धन है वो वापस आ जाता है, तो ये इतनी इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। धीरे धीरे वो भी बदला, और 2020 के दशक में जो चुनाव हुआ,
तो उस समय फिर मुद्दे का स्वरूप बदला और कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, इस तरह से बहुत सारी अन्य मुद्दे आज भी बने हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे बात करके फिर मैं अगले विषय की तरफ जाना चाहूंगा। अ, ऐसा क्या लगता है कि मुद्दा स्थायी होना चाहिए या अस्थायी होना चाहिए? इसी सवाल को मैं दूसरे तरह से आप लोगों से पूछता हूँ। बीजेपी, क्या वजह है कि बीजेपी निरंतर बढ़ती जा रही है और कांग्रेस निरंतर घटती जा रही है? दोनों के मुद्दे के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो दोनों के नेचर में क्या अंतर दिखाई देता है आप लोगों को? सर ए के वर्मा सर ने बताया था कि उन्होंने किसी भी विचारधारा को या किसी भी एक पक्ष को या किसी भी एक मुद्दे को अपना इशू नहीं बनाया, उन्होंने संपूर्ण देश को। और जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने जैसे किसी एक वर्ग का भी नाम नहीं लिया, वो जैसे महिला, कृषक, ऐसे करके चार वर्ग ही उन्होंने हमेशा बताया और हमेशा करोड़ों की जो जनसंख्या है उसको शामिल किया मुद्दों। और विचारधारा में भी सर ने बताया था कि उन्होंने ना सारी विचारधारा को अपने आप में समाहित करके चल रहे हैं वो। तो इस तरीके से उन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी है वो इतनी स्ट्रांग बनाई है कि एक सर ने बताया था कि मन की बात करके वो सब पूरी जनता से जुड़े। तो इस तरीके से उन्होंने ना हर वर्ग को, हर मुद्दे को अपने साथ जोड़ा। और एक दूसरा पक्ष ये भी रहा कि क्योंकि विपक्ष इन सब चीजों से थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट की बात हो गई सर, जहां तक मैं समझती हूँ सर। थैंक यू सर। मैं अच्छा। मेरी बात भी सही है कि उन्होंने जाति की जगह वर्ग की राजनीति की है, लेकिन इसमें एक बात और है कि जो पहले सहकारी संघवाद की जो भावना थी कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में, तो इन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखी है और सारे डिसीजन केंद्रीय एजेंसी ही करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं जब मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी मैं बात नहीं करूंगा। सर ने स्पष्ट किया हुआ है इन सब चीजों को। सर ने एक वर्ड यूज किया था, समावेशी राजनीति। बीजेपी ने जाति और धर्म की राजनीति नहीं की बल्कि समावेशी राजनीति की। और मोदी जब भी बात करते हैं तो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ये सर ने कहा था। मुद्दे तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीति में मुद्दे नहीं रहे। राजनीति में आपको लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको दीर्घकालिक मुद्दों की जरूरत होती है। लेकिन तात्कालिक जो बूस्ट होता है, उस बूस्ट के लिए आपको सामयिक मुद्दों को भी तलाश करना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। मैंने महसूस किया है और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को महसूस करेंगे कि बीजेपी ने अपने लिए बहुत दीर्घकालिक मुद्दों को रखा अपने सामने। राष्ट्रवाद, 370 का हटाया जाना, राम मंदिर का निर्माण, फिर समान नागरिक संहिता। मैं ये आज की बीजेपी की ही बात नहीं कर रहा, मैं स्वतंत्रता के बाद से लेकर लगातार जो उभार है भारत की राजनीति में, राजनीतिक दलों का एक उद्धार दिखाई दे रहा है और एक उत्थान दिखाई दे रहा है और एक पतन दिखाई दे रहा है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस के सामने 47 तक तो एक बहुत स्पष्ट मुद्दा था, देश की स्वतंत्रता। लेकिन 47 के बाद आप देखेंगी कि 47 के बाद कांग्रेस के पास स्पष्ट कोई चुनाव का मुद्दा ही नहीं रहा है। हमेशा वो चुनाव के मुद्दे बदलते रहे हैं। अभी अगर आप राहुल गांधी को पिछले 5 साल में ही अगर रीड करेंगी तो पिछले 5 साल में ही आपको दिखाई देगा कि वो कुछ ऐसे बुलबुले जैसे मुद्दों को लेके आते हैं, जिस पर बीजेपी जब तक चाहती है तब तक वो उनको खेलने देती है, और जिस दिन चाहती है उसी दिन भी उनका मुद्दा खत्म हो जाता है। जातिगत आरक्षण, अब जातिगत आरक्षण को लेके बहुत चल रहे थे, बीजेपी ने जातिगत आरक्षण की घोषणा कर दी, उनका मुद्दा ही खत्म हो गया। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे मुद्दे आइडेंटिफाई करने होंगे जो मुद्दे आपकी पहचान के साथ साथ चलते हो, और कुछ तात्कालिक मुद्दों को आपको लेके चलना होगा जिनके साथ आप अपने तात्कालिक राजनीति को गति दे सकें। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो तात्कालिक मुद्दों के साथ हमको राजनीति को गति देनी है, और जो दीर्घकालिक मुद्दे हैं उनके साथ अपनी पहचान को बनाए रखना है, अगर हम राजनीति में लंबा चलना चाहते हैं तो। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। ये मुद्दे कैसे कम्युनिकेट होते हैं?
मुद्दे जनता तक पहुंचते कैसे हैं। अभी हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जनता में चर्चा कराना, जनता में बात करना, ये मुद्दे पहुंचते कैसे हैं लोगों तक। तीन चीजों पर बात करना है आज हम लोगों को। पहला मुद्दा था, दूसरा भाषण, और तीसरा है स्लोगन। और ये तीनों ही अगर मैं एक साथ इनको जोड़ दूं तो मैं कह सकता हूं कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की ये टूल है। हम किस तरह से पॉलिटिकली कम्युनिकेट करते हैं अपने आप को। कम्युनिकेट करने में केवल एक चीज है कि लोगों तक हम अपनी बात को कैसे पहुंचाएं कि लोग हमारे हित में सोचना शुरू कर दें। मैंने पहले दिन कहा था कि जो सपना मैं देख रहा हूं, जब तक वो सपना हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के 50% लोग देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई राजनीतिक पद नहीं मिलेगा। तो वो सपना कैसे लोग देखेंगे, उसके लिए हमको कम्युनिकेट करना होगा। ये कम्युनिकेशन हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए जो दूसरी चीज आती है वो होती है भाषण, स्पीच। हिंदुस्तान में, और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, दुनिया में जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है वो उनकी स्पीच कैपेसिटी, उनके बोलने का तरीका। ये हो सकता है कि बहुत कोई व्यक्ति बहुत अच्छा जानकार हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत अच्छा जानकार हो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो। और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, ये जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा जानकार हो ही। इस सोसाइटी में, इस समाज में आपने देखा है सबसे ज्यादा जानकार तो अब ये टीचर कौम ही होती है, हम ही लोग होते हैं। हम लोग MA PhD एम DPhil MPhil पता नहीं क्या क्या पोस्ट डॉक और क्या क्या करके हम लोग बैठे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत कम पढ़ा लिखा नेता भी हम लोगों को बहुत ढंग से समझा के चला जाता है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने अंदर कम्युनिकेशन की स्किल को डेवलप किया है। और वो कम्युनिकेशन की स्किल ही राजनीति में स्थायी पहचान देती है। आपने देखा है हिंदुस्तान में बहुत सारे नेताओं को सिर्फ इसलिए याद किया जा रहा है, आज भी याद किया जा रहा है, या याद अभी भी हैं उस तरह के लोग जिनको केवल आप उनकी भाषण कला से पहचान पाते हैं। मोदी जी, हिंदुस्तान के, आज के हिंदुस्तान में अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि जो उनकी भाषण कला है, वक्तृत्व कला है, अपने आप में नायाब है। मैं उन्हीं को एक प्रतिमान मान के और आपके लिए ये बात कहने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट है उसको अपना भाषण कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें। इतना तो आप जानते हैं कि भाषण का मतलब जो कुछ भी हम दूसरे से कह रहे हैं। अपने यहाँ एक बड़े अच्छे, बड़े जानकार इस समय के लोकसभा में हैं, शशि थरूर। नाम सुना है आप सारे लोगों ने? बहुत यस जानकार सर। हैं, बड़ी यस बड़ा सर। अच्छा, बड़ी अच्छी अंग्रेजी है उनकी। जी सर। लेकिन शशि थरूर को सुनना हो और मोदी जी को सुनना हो तो लोग किसको प्रिफर करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी क्यों? को। क्यों? क्योंकि सर मोदी जी जब बात करते हैं तो वो वहाँ की स्थानीय भाषा में बात करते हैं। और जो वही शशि चीज। थरूर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक इंग्लिश का स्टैंडर्ड, या तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं जो आम जनता उतनी कंफर्टेबल नहीं होती या उतनी अच्छे से समझ नहीं पाती है। ओके। और सर आम जनता तो शशि थरूर को जानती भी नहीं होगी सर, क्योंकि वो आम बात करते ही नहीं है। वो आम जनता की बातें ही नहीं करते हैं। सही बात कहा है आपने। तो दो चीजें आप लोगों ने बहुत स्पष्ट बताई। एक तो भाषण आपका आम जनता के लिए हो, और दूसरा आम जनता की भाषा में हो। ठीक ना? यही ना कहा आप लोगों ने? बहुत सहज हो, बहुत सरल हो, आपके भाषण में स्पष्टता हो। ऐसे नहीं कि आप जब कुछ बोल रहे हैं, सर को हम लोगों ने देखा है, हम लोग जब शोधार्थी भी प्रकाशित करते हैं तो उसमें कोई भी अगर क्लिष्ट शब्द आ गया, सर तुरंत उस पे कैंची चलाते हैं कि नहीं, इसको हमको व्याकरण के लिए थोड़ी लिखना है, हमको इसको किस लोगों के तक पहुंचाने के लिए लिखना है। कम्युनिकेशन सबसे बेहतर वो होता है जो बहुत ग्रामेटिकली फेयर हो ना हो, जो लोगों तक पहुंच पा रहा हो।
और अगर लोगों तक पहुंच पा रहा है तो निश्चित रूप से वो कम्युनिकेशन सबसे बेहतर माना जाएगा। तो आपको भी ये ध्यान देना है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हम सारे लोगों के साथ यही है कि हम सारे लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग गांव में भी जाते हैं तो हम लोग उसी पढ़े लिखे की भाषा में बात करते हैं, और हमारे और गांव के बीच में एक दूरी बन जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप सोचिएगा, जब भी मोदी जी कहीं भी जाते हैं, कनेक्ट स्टार्टिंग जो कनेक्ट होता है, शुरुआती 20 से 30 सेकंड का जो समय होता है, वो ये तय करता है कि लोग आपके घंटे भर के भाषण को मन से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो ये 20 से 30 सेकंड का कनेक्ट आपको कैसे डेवलप करना है? उनसे, उनकी नजर में नजर रखते हुए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उनके नजर में नजर डाल के, और उनके ही लैंग्वेज में, उनकी ही भाषा में इतनी सहजता से कोई बात कर दें कि वो आदमी आपसे कनेक्ट हो जाए। और कनेक्ट होने के बाद बहुत स्पष्ट मानिए, फिर वो लगातार आपको सुनेगा। और अगर शुरुआती कनेक्ट नहीं बन पाया तो यकीन मानिए, बाद में आप अच्छी से अच्छी बात कहते रह जाइए, वो कभी भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। एक रसता भी नहीं होनी चाहिए आपके भाषण में। एक रास्ता का मतलब ये ऐसा ना हो कि आपका भाषण एक ही लीक पर चलता चला जा रहा है। आपने कभी देखा है मोदी जी जब भाषण देते हैं तो बीच में कभी कभी गुदगुदाते भी हैं, कभी हंसाते भी हैं, और जब भौहें तनती हैं उनकी, तो फिर उस समय जैसे लगता है कि कितना क्रोध व्यक्त कर रहे हो। मतलब जितने भी रस हैं, उन सारे रसों को आपको पिरोना होगा अपने भाषण में, तब जाके आपका भाषण इस तरह का हो पाएगा कि आपके भाषण से लोग प्रभावित हों। और ये कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इस कला को डेवलप करने के लिए आपको अपनी स्क्रिप्ट पहले से तैयार करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, किन लोगों के बीच जा रहे हो, किस तरह की ऑडियंस है। जिस तरह की ऑडियंस है, उस ऑडियंस में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, लोकल लैंग्वेज क्या है वहां की, लोकल स्क्रिप्ट क्या है वहां की, कुछ लोकल वहां की जो लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर आप जान के उनके बीच जाते हैं और उनके बीच जाके अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखते हैं, निश्चित रूप से लोग आपको आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। किसी को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि कौन ऐसा है जो सार्वजनिक मंच पर भाषण देते समय डरता नहीं है, उसके मन में भय नहीं होता। तो उसने एनालाइज किया और एनालाइज करके ये कहा कि दो ही तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग वो होते हैं जो बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, जब भी मैं कभी बड़े मंच पर जाता हूँ तो मेरे पैर कांपते हैं, मुझे डर लगता है। और दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनका पैर कांपता तो है, लेकिन वो मानते नहीं है, वो कहते नहीं है इस बात को। इसका मतलब ये मान के चलिए कि जब भी कभी आप किसी बड़े मंच पर जाएंगी, बड़े मंच पर भाषण देने के लिए तैयार हो रहे होंगे, तो निश्चित रूप से कुछ भय तो आपके अंदर भी होगा। लेकिन यह भय आपको अगर होगा, अगर भय से आप हट जा रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है, तो आप कुछ भी गलत सलत बोल के चले आएंगे। अगर भय है तो आप अपने अंदर में निश्चित रूप से सुधार की तरफ जाएंगे और बहुत अपने आप को तैयार करके जाएंगे। जब तैयार करके जाएंगे, हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लोग अगर अपनी भाषा में है, लोग अपने तरह से सुनना चाहते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति अ, विवेकानंद नहीं हो सकता, लेकिन उस तरफ प्रयास तो कर सकता है। लोगों से कनेक्ट बनाने का अगर आपने प्रयास कर लिया अपने भाषण की शुरुआत में ही, तो निश्चित रूप से फिर आप उनको हर चीज समझा सकते हैं। आपके भाषण में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। शुरुआत में आप बहुत कोई इमोशनल कनेक्ट स्थापित करिए लोगों से, वहां की स्थानीयता से, स्थानीय संस्कृति से, जैसे भी हो। मोदी जी की बहुत सारी मतलब मिमिक्री हुई है इस बात पर कि मोदी जी जहां जाते हैं वहीं से कहते हैं कि हाँ, इनके साथ तो मेरा संबंध रहा है, इसरो के साथ संबंध रहा है, यहाँ के साथ संबंध रहा है। ये आप मजाक उड़ाते सर रहो। मेलोडी, सर अब मेलोडी और मेलोडी कितनी वायरल हो गई सर। जी जी जी, लेकिन अब ये क्या है? ये केवल आर्ट ऑफ कनेक्ट ही तो है ना, कि हमको किस तरह से शुरुआती कनेक्ट स्थापित करना है। बाद की चीजें तो होती रहेंगी। तो अपने भाषण को हमेशा ही 3 हिस्से में बांटिएगा।
जो पहला हिस्सा होगा वो एक इमोशनल ब्रिजिंग करना होता है, जिसमें आप जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जो सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट में आपको अपने दिल की जितनी भड़ास निकालनी है, जो भी जिन मुद्दों को आपने आइडेंटिफाई किया है, जिन इश्यूज पर आप बात करना चाहते हो, उन मुद्दों का क्या हल हो सकता है, इन पर बात आप कर सकते हो। और फिर वो सारी चीजें हाइपोथेटिकली नहीं होनी चाहिए। उन सारी चीजों को आप जब कह रहे हो तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए, लोगों की ऐसी चीजें संभव हैं, ये चीज हो सकती है। जो हमारा नेता कह रहा है वो बिल्कुल फैक्ट कह रहा है। वो बाद में आपको भले गलत लगे, लेकिन तत्काल अगर आपने कनेक्ट स्थापित कर लिया है तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर पाने में सफल हो पाओगे। और जो लास्ट फेज होता है, लास्ट फेज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव नोट पे आपको कभी भी अपना कोई भी स्पीच खत्म नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप ये लोगों का आह्वान करिए कि आइए हम लोग साथ मिलके इस बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। मैं फिर मोदी जी की तरफ उन्मुख होता हूँ। अभी मध्य एशिया की क्राइसिस चल रही है। दुनिया जान रही थी कि ऑयल क्राइसिस होनी ही है, हमारे यहाँ भी है। जब मोदी जी ने उस पूरी समस्या को हम लोगों के सामने रखा कि मध्य एशिया में जो कुछ चल रहा है उससे हमारे यहाँ हम भी प्रभावित हो रहे हैं, और उस समस्या का समाधान भी बताया उन्होंने। समस्या का समाधान ये बताया कि ठीक है, प्राइसेस तो ऊपर नीचे जो होंगे होंगे ही, लेकिन उसके साथ उन्होंने आह्वान किया कि आइए हम सारे लोग मिलके थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिस्से का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने अपने कार से जा रहे होंगे, अब हम अपने अपने कार से नहीं जाएंगे, हम पूलिंग करेंगे, कार पूल करेंगे, हम सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम प्रयास करेंगे। ये क्या है, इतने बड़े संकट को वो पूरी तरह से आपको कम्युनिकेट कर दिए कि हाँ, हम भी ऑयल क्राइसिस के फेज में जा रहे हैं, हमको भी ऑयल क्राइसिस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो जो एंड है वो कहाँ लेके जा रहा है हमको, एंड पूरी तरह से पॉजिटिव है कि अगर हमने साहस दिखाया, अगर हमने प्रयास किया, तो निश्चित रूप से हम एक पॉजिटिवली इस समस्या का समाधान कर पाएंगे और हम इस संकट से भी अपने आप को उबार पाएंगे। तो हम इतनी बड़ी समस्या, हम पश्चिम एशिया संकट का हल नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जब भी हम किसी गांव शहर या छोटी सी समस्या पर बात कर रहे हो, अपने लोगों के बीच बात कर रहे हो, अपना भाषण दे रहे हो, तो उस भाषण का जो अंत होना चाहिए वो अंत निगेटिवली फ्रेजेस नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिवली फ्रेजेस होना चाहिए। और ये फैक्ट है, अगर पिछले 10 साल के इतिहास को आप देखें तो हिंदुस्तान में जितने भी लोग निगेटिवली पॉलिटिकल कैंपेन चलाना चाह रहे हैं वो असफल हो रहा है। एक आध चुनाव जीत जाना हार जाना वो अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों तक कनेक्ट स्थापित करना कर पाना ये बिल्कुल ही अलग चीज है। और पिछले 10 सालों के आप किसी भी चुनाव को एनालाइज करके देखिएगा, आपको हर चुनाव में ये दिखाई देगा कि जिस भी व्यक्ति ने पॉजिटिवली कैंपेन किया है वो सफल रहा है, और जिस व्यक्ति ने निगेटिवली कैंपेन किया वो असफल रहा है। एक्सेप्ट यूपी के लोकसभा चुनाव को छोड़ के, मैं उस पर भी बात करूंगा। ठीक है। तो फाइनली अगर मैं भाषण पर बात करूं तो इतना ही कहूंगा कि आपको दो तरह के कम्युनिकेशन समझाए गए हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में वो सारी चीजें जो आप कुछ भाषण में कहते हैं, और नॉन वर्बल में वो सारी चीजें जो आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देती हैं। ये दोनों ही चीजों पर आपका पूरा कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपकी पूरी तैयारी दिखनी चाहिए, आपके भाषण में कम से कम स्पष्टता होनी चाहिए, एक भावनात्मक अपील होना चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी दिखनी चाहिए, और लोकल रेफरेंस जरूर होना चाहिए। और भाषा, हमेशा ही ध्यान दीजिएगा कि भाषा कभी भी, जब आप भाषण देने जा रहे हो, कहीं भी भाषण देने जा रहे हो, तो उस भाषण की भाषा हमेशा सरल और सहज होनी चाहिए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, और वो प्रभावशाली वक्ता होना आपका राजनीति में आपको बहुत स्थापित करेगा। मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूं कि कंटेंट बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। कंटेंट महत्वपूर्ण होता तो शशि थरूर सबसे बड़े विद्वान, सबसे अच्छे राजनीतिज्ञ होते। और कंटेंट महत्वपूर्ण होता
तो बिहार में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केंद्र में बहुत दिनों तक मंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव। आप में से सारे लोग बता दीजिए कि अगर केवल कंटेंट पर बात होनी होती तो लालू प्रसाद यादव को कितने लोग पसंद करते। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में अपने व्यक्तित्व कला के आधार पर पहचाने जाने वाले बहुत कम लोगों में से एक लालू प्रसाद यादव का भी नाम है। वो चाहे उनकी शैली जो भी रही हो, लेकिन लोक लुभावन, लोकोक्ति, लोगों के बीच की भाषा, लोग जो सुनना चाहते हैं वही कहना, इस तरह की प्रवृत्ति रही। और इस प्रवृत्ति के साथ लालू प्रसाद यादव ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और जब इस्टेब्लिश किया तो एक लंबे कालखंड तक, मैं समय नहीं कहता उसको, एक लंबे कालखंड तक लालू ने राज किया पूरे बिहार पर। और आज भी उनकी विरासत पर ही कुछ सीटें जो मिल रही हैं, उन्हीं की विरासत पर राजद को मिल पा रही। तो कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं, कंटेंट भी महत्वपूर्ण होता है, आपके पास फैक्ट होने चाहिए, लेकिन उस कंटेंट की प्रस्तुति का तरीका, लोकल कनेक्ट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके अपने स्पीच को प्रभावी बनाने में। अब आपके पास मुद्दे भी हैं, आपके पास कंटेंट भी तैयार हो गया, आपने भाषण भी अच्छा दे लिया, आपने लोगों के बीच में अपनी एक पहचान भी बहुत अच्छी बना ली। बहुत सारे नाम रहे हैं हिंदुस्तान में, आपने देखा है। नेहरू से लेके, नेहरू की पहली ही स्पीच स्वतंत्र, भारत भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो पहली उनकी स्पीच थी वही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। उसके बाद वाजपेयी को बहुत याद किया गया, इंदिरा जी को देखा गया, सुषमा जी को बहुत देखा गया। और आज के डेट में तो एक और एकमात्र नाम जो बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है व्यक्तित्व के मामले में, वो नरेंद्र मोदी का है। कहीं से कोई अनपैरेलल जिसे आप कह सकते हैं, वो आपको दिखाई देता है। कोई दिक्कत अभी तक किसी को? मुद्दा और नो भाषण, सर। भाषण में कुछ और जानना चाहेंगे आप? सर नहीं सर, मैं एक बात कहना चाहती थी। आपने अभी जी लालू बिल्कुल। प्रसाद यादव जी का नाम लिया, तो जी आपने कहा कि भाषण मुद्दा से उन्होंने पहचान बनाई अपनी और लंबे कालखंड तक बिहार में राज किया। पर सर उस दौरान बिहार का विकास तो नहीं हुआ। तो क्या ये पहचान और इतने लंबे कालखंड तक जो उन्होंने राज किया वो केवल मुद्दों से तो नहीं किया ना सर? शायद कहीं ना कहीं उसके पीछे मतलब बूथ कैप्चरिंग, जनता को डराना, गुंडागर्दी, ये सब चीजें भी तो रही। मैम, राजनीति में अगर कोई बहुत लंबे समय तक अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाया है तो उसकी बहुत सारी बुराइयों के साथ कुछ न कुछ तो अच्छाइयां रही होंगी। केवल बूथ कैप्चरिंग से इतना लंबा कालखंड नहीं होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है पर हम सर बिहार के। सर बिहार में उस समय शिक्षा का भी तो इतना वो नहीं था कि आप जनता को मुद्दों से जोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, आप शिक्षा स्प्रेड नहीं कर रहे हो, तो लोग मुद्दों से जुड़ेंगे कैसे? उनको आप जाति में, गरीबी में और दूसरी चीजों में उलझा कर रखो। हाँ ठीक है, यही उनके लिए लोकल था, यही उनके लिए महत्वपूर्ण था। आप बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो लोग ये बात कहते हैं मैम कि लालू प्रसाद यादव की और सारी उपलब्धि रही हो न रही हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो सामाजिक न्याय के लिए काम किया, पिछड़ा वर्ग एक दौर ऐसा भी था जिस दौर में ये कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग की बिहार में, कम से कम बिहार में, कि मतलब फर्स्ट नाइट तक बहुत सारे गरीब तबके के लोगों को अपने पति के साथ नहीं मनाने दिया जाता था। एक दौर अच्छा। बिहार में वो भी था। ठीक है, बिहार को लालू ने जब अपने हाथ में लिया था, उस दौर में एक बड़ा विभत्स स्थिति था। जो कास्ट गैप वहां बना हुआ था जी वो बहुत जबरदस्त था। और जब लालू ने छोड़ा तो निश्चित रूप से वो चीज खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो जी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास किया। विकास उसके बाद की दिशा है और उस विकास की दिशा में नीतीश कुमार ने बहुत सारा प्रयास किया। लेकिन यह भी सच है कि विकास की यात्रा उस दौर में रहते हुए हासिल तय नहीं की जा सकती थी। वो एक स्टेप लेना ही होता, वो चाहे लालू प्रसाद ने लिया या दूसरे किसी को लेना पड़ता। लेकिन बिहार की स्थिति कास्ट के स्ट्रक्चर पे बहुत खराब थी और वो सामाजिक न्याय की प्रतिस्थापना लालू यादव ने करी अपने। ठीक है तो सर, थैंक किसी यू भी। सर। ये इसका जी मतलब बिहार में उस समय यही सबसे बड़ा मुद्दा था जी, जिसको बड़ा उन्होंने। बड़ा मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे पर उन्होंने काम किया और फिर एक समानता की प्रतिस्थापना हुई। लोग जी। खुल के आगे निकलना शुरू किए। ठीक है, ओ, राजनीति में कोई भी थैंक यू। प्रासंगिक नहीं है, इतना मान के चलिए कि खराब से खराब नाम भी अप्रासंगिक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और समय के क्रम में
जिन्हें भी लोगों ने स्वीकार किया है, लंबे समय तक वो प्रभावी रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो खामी अच्छाइयां रही होंगी, लोगों से कनेक्ट ही रहा होगा। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो जनता के साथ इतने जुड़े हैं कि जनता उनको वोट करेगी ही करेगी। ठीक है, तो जनता से जुड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण है राजनीति में। मैं अभी भी आप लोगों से, सारे लोगों से ये बात कहूंगा कि जनता के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाइए, अपने लोगों के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाइए। बस इतना करिए कि आप गलत से गलत सपना देख रहे हो, उस गलत सपने को आपके लोग अपनी आंखों का सपना बना ले, आप नेता बने रहेंगे, वो चाहे खराब हो चाहे अच्छे हो। लेकिन ये जरूर है कि आपको अपने फॉलोअर्स तो तैयार करने पड़ेंगे। आ, लास्ट फेज पे हम लोग अपने आज के उसके चलते हैं, और वो फेज है नारे का। बहुत राजनीति में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो नारे गढ़ना, स्लोगन गढ़ना। स्लोगन गढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि भाषण लंबे होते हैं, उन लंबे लंबे भाषणों को हर जगह हम दोहरा नहीं सकते। लोगों तक पहुंचने के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम होता है वो एक वन लाइनर को यूज करना। और ये वन लाइनर स्वतंत्रता के पहले से चलते रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद तक चलते रहेंगे, चलते हैं, आ रहे हैं, और आगे भी चलते रहेंगे। हमें भी निश्चित रूप से अगर अपनी राजनीतिक यात्रा में आगे बढ़ना है तो हमें भी नारे नारा बनाने, नारा गढ़ने आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नारा हमेशा सामयिक हुआ करता है। हिंदुस्तान की राजनीति में तो इतने नारे चले हैं जिन नारों के माध्यम से ही सरकारें बनी हैं और बिगड़ी हैं। बहुत बार कुछ छोटे छोटे नारों के दम पे सरकारें बनी और बिगड़ी हैं, जैसा कि शुरुआत में ही सर ने कहा था। आपको ध्यान होगा अ, शुरुआत के दौर में जो पहली सरकार बनी थी, उस दौर में सन 52 की मैं बात कर रहा हूँ। खरा रुपया चांदी का, देश महात्मा गांधी, राज महात्मा गांधी का। आप सोचिए, ये प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब अभी हम लोग राजनीति की शुरुआत कर रहे होते, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की शुरुआत कर रहे होते हैं। उस दौर में भी पहले ही चुनाव में ये नारा चला था कि खरा रुपया चांदी का, देश महात्मा गांधी का, या राज महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी मर चुके थे। महात्मा गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। महात्मा गांधी की अंतिम इच्छा थी कि ये जो कांग्रेस है, मूल कांग्रेस है, ये कांग्रेस इस रूप में चुनाव में ना जाए। इसके बावजूद भी गांधी चूंकि मर चुके थे, कांग्रेस सत्ता में आ चुकी थी, और जब कांग्रेस सत्ता में आ चुकी थी तो कांग्रेस ने गांधी के नाम पे भरपूर राजनीति की, और गांधी को राजनीति में लेके आए कि खरा रुपया चांदी का, देश महात्मा गांधी का। केवल पक्ष से नहीं, विपक्ष से भी नारे गढ़े जाते रहे हैं। शुरुआत के दौर में ही जनसंघ का जमाना था। अगर उस समय देखा जाए तो जनसंघ के पास वो दिया बाती का चुनाव निशान हुआ करता था। शुद्ध भोजपुरी में, मैं किसी किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं जब अपने गांव में था तो गांव में लोग अक्सर कहा करते थे कि आ, दिया में तेल नहीं, झोपड़ी अन्हार है, जनसंघ के वोट दिहल बिल्कुल बेकार। कि इसमें तो कुछ है, ये नहीं है, इसके पास तो दम नहीं है, इसको तो वोट देने का क्या मतलब। ऐसे ही जब इंदिरा जी ने ये कहा कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ मूल मूल नारा नहीं था ये। उसके पहले ये नारा लगा था कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। जब इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लगा तो इंदिरा जी ने कहा कि वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। एक बड़ा नारा लगा। उसी समय जो विरोधी थे उन लोगों ने भी नारा लगाया था, या देखो इंदिरा का खेल, पी गई राशन, खा गई राशन, पी गई तेल। तो मैं इस सब चीजें, ये सारे नारे क्यों बता रहा हूं, इस सब नारों के बताने के पीछे मेरा केवल ये कहना है कि जब आप किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वन लाइनर तैयार करते हैं तो इस वन लाइनर में आपकी पूरी भावना भी समाहित हो जाती है। आप कटाक्ष करना चाहते हैं वो भी कह देते हैं, आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं वो भी कह देना चाहते हैं। आप सोचिए ना, केवल छोटा सा शब्द है, अब की बार मोदी सरकार, कितना यूज किया आपने। इतनी ही बात कहने के लिए हमको ढेर सारा बड़ा भाषण देना पड़ता कि ऐसा ऐसा है, इसलिए हमको अब चाहिए कि हम मोदी सरकार को कंटिन्यू करें। लेकिन
ऐसा नहीं हो पाता है। हम वन लाइनर में अगर कम्युनिकेट कर लिए इस छोटे से शब्द में, अब की बार मोदी सरकार, तो इसका मतलब कि हम चाह रहे हैं कि जो सरकार है ये कंटिन्यू करती रहे, और जो जो सरकार है वो खत्म हो जाए, और अब की बार मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर लिया जाए, मोदी की सरकार बना ली जाए। कभी कभी कुछ नारे ऐसे भी होते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव होता है, और वो तब होता है जब उस नारे को ही कोई दूसरी पार्टी, चाहे विपक्ष के लोग, एक दूसरे मुद्दे के रूप में तब्दील कर देते हैं। इस बात पर भी मैं थोड़ी सी बात करके और आज अपनी बात खत्म करूंगा। जैसे अब की बार 400 पार, एक नारा लगाया गया था पिछले चुनाव में। अब ये निश्चित रूप से जब भी ये नारा लगाया गया तो हर आदमी के दिमाग में एक बार तो ये बात आएगी कि 400 पार क्यों, क्यों 400 की संख्या की डिमांड हो रही। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन वो प्रॉब्लम पॉलिटिकल इशू के रूप में कन्वर्ट वहीं हो पाता है जहां कोई नेता इसको पॉलिटिकल इशू के रूप में कन्वर्ट कर पाता है। जैसे अब की बार 400 पार, ये मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, उत्तराखंड में चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, बिहार में चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, जबकि बिहार में सामाजिक न्याय की एक बड़ी पृष्ठभूमि रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बन गया। क्यों बन गया, इस पर ध्यान दीजिएगा, और इसी पर मैं आज का पूरा समाप्त करूंगा, तीनों को कोरिलेट करते हुए। जब अब की बार 400 पार का नारा दिया गया तो पहले तो कुछ लोगों ने कहा, अंतिम सेशन चल रहा था लोकसभा का, और अंतिम सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही कि अब की बार 400 पार का हमारा लक्ष्य रहेगा। मोदी हाईली पॉजिटिव है। मोदी ने ऐसी बात कही, मोदी की भी बात तत्काल इस तरह से निगेटिवली नहीं ली गई थी। लेकिन उसके बाद जो तमाशा शुरू हुआ, बीजेपी के ही कुछ नेताओं द्वारा जब ये कहा गया कि हमको 400 इसलिए चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह की तब्दीलियां करना चाहते हैं। अब देखिए, इसी बात को उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने, उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने, हमने कहा था आपसे कि आप समस्या के रूप में किसी चीज को जब लेके आते हैं और उस समस्या को लोगों के बीच लेके जाते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने इसे एक समस्या के रूप में अपने सामने रखा और उसे मुद्दे के रूप में तब्दील कर दिया। मुद्दे के रूप में इस रूप में तब्दील किया, उन्होंने कहा कि ये 400 इसलिए चाहते हैं कि ये जिस दिन 400 पा जाएंगे उस दिन ये संविधान को अपने हिसाब से पूरी तरह से बदल देंगे, और संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है, जो ओबीसी के लिए व्यवस्था है, जो एससी के लिए व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्थाओं को ये छिन्न भिन्न कर देंगे। इसलिए इनको 400 की जरूरत है। अब जब सहजता से लोग यकीन कर ले, वो सहजता से यकीन करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि उस समय इस तरह की बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि में कुछ न कुछ कास्ट कास्ट इस तरह से डोमिनेट कर रहा था, जिसमें ये सहजता से कम्युनिकेट हो गया। और जब जब कम्युनिकेट हो गया तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का रिजल्ट इस तरह से आया जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था, और वो निश्चित रूप से 400 पार नहीं भी कहते तो भी इस तरह की कोई चीज बन नहीं पाती। और बीजेपी सरकार तो बनाई, लेकिन मैं ये मानता हूं, या फिर सर ने भी एक जगह लिखा है इस बात को, कि अगर ये 400 पार का नारा नहीं दिया गया होता तो शायद इस बार भी बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई होती, उससे संबित सरकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सब चीजों को कहने से पहले, कहने के बाद मेरा आशय बस इतना रहेगा कि इन तीनों ही चीजों को, इशूज, स्पीचेस और स्लोगन्स को आप अलग अलग खंड में बांट के नहीं देखेंगे। जब भी किसी चीज को आप इशू के रूप में तब्दील कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप इशूज के रूप में तब्दील कर रहे हैं, आप उसको कम्युनिकेट करने के लिए उस मुद्दे पर आप कोई भाषण दे रहे हैं, और भाषण देते समय आप कोई नारा क्वाइन कर रहे हैं, कोई स्लोगन क्वाइन कर रहे हैं, तो आप बहुत स्थिर मन से पहले सोचेंगे, सोच के बहुत विचार करके, और तब जाके इस तरह का कोई निर्णय लेंगे कि हम जो कहने जा रहे हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, उससे होने वाला फायदा, हर चीज से फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। हमेशा आपको सापेक्षिकता पर ध्यान देना होगा। आपको ये देखना होगा कि हम जो कहने जा रहे हैं इससे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं। अभी
अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर्स पे एक छोटा सा कमेंट कर दिया। आप सारे लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत चर्चा में है आज के डेट यस में। सर। जी सर, जी यस सर। सर। ठीक है ना, क्या कहा था? तो दो कौड़ी के कौड़ी के टीचर ऐसा स्टेटमेंट सर दिया था। हाँ, जी बिल्कुल। भाड़े की वीडियोस बनाते हैं। जी 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 जी। अब आप सोचिए, बेवकूफ तो है नहीं, बेवकूफ नहीं है ना। जब भी उन्होंने कहा होगा, अंजना ओम कश्यप ने जब ये बात कही होगी, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में भी ये बात रही होगी कि इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। ठीक है। अब प्रतिक्रिया में निश्चित रूप से एक कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन क्या है कि इससे जो नुकसान होगा वो इससे होने वाले फायदे से कम है या ज्यादा है। तो आप खुद सोचिए, इधर बीच में लगातार कुछ ऐसे मुद्दे आ गए थे जो बहुत प्रभावित कर रहे थे। पेपर लीक, परीक्षाओं का सफलता से न हो पाना, बहुत लड़कों को बहुत ज्यादा परेशान होना, ये लगातार मुद्दे में था, लगातार चर्चा में था। अचानक से अंजना ओम कश्यप ने एक छोटी सी लाइन यूज करी, और जो सारे लोग इन सारे बड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, ये पलट के अंजना ओम कश्यप पे आ गए। नुकसान कितना हुआ? व्यक्तिगत अंजना ओम कश्यप का थोड़ा बहुत, उनका भी क्या नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन फायदा क्या हुआ कि जिन बड़े इश्यूज पर बात चल रही थी वो बंद हो गई। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको भी राजनीति में सीखना पड़ेगा। राजनीति में वो सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि हम अगर ऐसा करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हम जो बोल रहे हैं निश्चित रूप से कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, ना कुछ लोगों को खराब लगेगा। लेकिन जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो, उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल हैं। आपने देखा है, अ, बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, और बंगाल के इलेक्शन में बंगाल का मुख्यमंत्री हो, आज के डेट में कम से कम 3 मुख्यमंत्री इस तरह के हैं जो बहुत बेबाक बोलते हैं। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इनको पता है कि हम जो बोल रहे हैं उससे जो फायदा होगा वो उससे होने वाले नुकसान से हमेशा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बेबाक बोल रहे हैं। ये प्रवृत्ति, ये आपको भी ले आनी पड़ेगी। राजनीति 100% को साधने का नाम नहीं है, जैसा कि सर ने पहले भी कहा था। आप समावेशी राजनीति की बात करिए, आप 140 करोड़ की बात करिए, लेकिन राजनीति, जब जब तक हम साधारण बहुमत की स्थिति में हैं, हमको अपने लिए 50+1 की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कि अगर 2 ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें हमको 50+1 का वोट हमको प्राप्त हो जाए, और इसके लिए हमको ये सारी कवायद निश्चित रूप से करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब हमको यहीं रोकना चाहिए। बाकी आपकी टिप्पणियां और आपके सवाल जो भी होंगे, सर है ये है, हमको क्या करना है। जी धन्यवाद सर। वेल जी डन धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा कनेक्ट किया आपने तीनों चीजों को। और मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी बातें रही। और अब सेशन ओपन है, आप सभी लोग अपने प्रश्न रखें और धर्मेंद्र जी से प्रश्न पूछने का कृपा करें। और प्रश्न पूछते समय अगर संभव हो तो अपना वीडियो जरूर ऑन कर लें, जिससे कि प्रश्न का मूल्य बढ़ जाता है। प्रश्न ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो जी, थैंक सर यू प्रश्न डॉक्टर कोई रामने। नहीं है। सर प्रणाम सर, प्रश्न कोई नहीं है। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ आज का ये लेक्चर रहा। और थैंक यू। जैसे आपने अभी अंजना ओम कश्यप की बात करी, तो आपने हमारी विचार सोच को ही बदल दिया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से इस मुद्दे को खड़ा किया गया। तो एक सेकंड थॉट आपने हमको दिया। जी, थैंक यू सर। ये राजनीति है मैम, मुझे भी बहुत इसमें। अच्छा लगा सर। जी सर चीजों को इतना प्रैक्टिकली, इतना डेप्थ में समझ के, वो जो सर कहते हैं ना, वो सर कर रहे हैं कि क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, बातों में स्पष्टता होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। जो वो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं सर साथ में सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेश जी, आप भी कुछ कहें? सर, मैं तो वो जो आपने दिया था ना केस स्टडी के लिए, उसी में फंस के रह गई सर। अरे नहीं, वो फंसने के लिए थोड़ी है, वो तो हम लोग सब कलेक्टिव लर्निंग है, इसी बहाने सीखेंगे। उससे घबराइए बिल्कुल मत, आप ये आनंद के लिए है ये सब सेशन। जितना हो सके ठीक है, बस आपका ध्यान केवल फोकस करने के लिए कि ऐसा किया है। जी।
उसी सहयोग की अपेक्षा है सर। मैंने धर्मेंद्र जी सर को भेज दिया है उसकी, आप एक बार पढ़ लेना, तो भी सुधारो मुझे बता अरे देना अभी तो ताकि। हमने क्या एक लिया महीने है का तो समय उसमें? दिया है आपको, एक महीने का समय दिया है अभी। 7वें और 8वें सेशन में वो डिस्कस होगा। अभी एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी तो और बहुत सारे सेशन होंगे और बहुत अच्छे अच्छे सेशन सब प्लान्ड है आगे। तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है जो कि व्यवहारिक रूप से काफी जानकार हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो इसमें कि जरा भी कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। आप मतलब ये था ना कि भाई ये प्रोग्राम है, जो कुछ भी थ्योरेटिकल और व्यावहारिक चीजें भाई लेक्चर हो रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने स्तर पे भी कुछ प्रयास होना चाहिए कि भाई दो चीजें तो कम से कम हो ही, कि एक प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, उसके रीजन और पॉसिबल सॉल्यूशंस, और दूसरा कि एक ही जो भी विमेन लीडर हमें अच्छी लगती है उसके बारे में एक छोटा सा अपना 1,500 वर्ड्स का एक ये उन्हीं के बारे नोट बन जाएगा। हाँ, नोट में बन होता है, जाएगा। वो वाली चीज नहीं आती हमारे अंदर विचारों में। कैसी फील नहीं आती है? जो बैलेंस विचार होते हैं ना, वो नहीं आते सर, हमारे एक तरफा झुकाव आता है विचारों में, इस वजह से। ये आपको लगता है? आप एक तरफा विचार, झुकाव वाले विचार ही लिखिए, और फिर मैं बताऊंगा कि उसमें क्या बैलेंस है, आपके अनजाने में क्या बैलेंस आ गया है। पूछना चाह रही थी मैंने अक्सर सर। अक्सर हम लोगों को लगता है कि हम बहुत ऊटपटांग लिखते हैं या बहुत ऊटपटांग सोचते हैं। आप नहीं जानती कि उसी ऊटपटांग में बहुत गंभीर गंभीर बातें छुपी होती हैं। ठीक है ना? तो ये नहीं घबराना चाहिए। हम सब लोग ऐसे ही सीखे हैं, ऐसे ही बड़े हुए हैं और अभी तक मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हम एकदम से अब आदर्श श्रेणी में पहुंच गए हैं और हम बहुत अच्छी ही बातें करेंगे। सबसे गलतियां होती हैं सबकी। और जब आप गलत करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे कि सही क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है। मान लीजिए कि आपने बहुत, मतलब मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आपको खुद ये लगता है कि आपका विचार जो है एकांगी है। ठीक है ना? यही आपकी प्रॉब्लम है। तो अगर ये एक प्रॉब्लम है, पहले हम लोग उसको समझेंगे कि हाँ वो वास्तव में ऐसा है कि नहीं जैसा आप सोच रही हैं। और अगर ऐसा है और उसमें सुधार की अपेक्षा है तो फिर उसको करेंगे सुधार, कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये भी देखिए, राइटर भी तीन तरह के होते हैं ना। एक आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होती है, एक एनालिटिकल राइटिंग होती है, एक जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। तो कभी कभी जो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होती है उसमें बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसमें कि हम अपने विचारों को अपनी समझ के अनुसार ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक आइडिया है, एक आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट को हम फैक्ट से सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आगे वाले को हम कन्विंस करते हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सही है। पॉलिटिकल पार्टीज इसी मॉडल पे चलते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक अपना आर्गुमेंट होता है, एक आइडिया होता है, उसका आर्गुमेंट होता है, उसके फैक्ट्स होते हैं। उसी बात को दूसरे लोग जो है दूसरे ढंग से कहते हैं। तो इससे कोई चिंता की बात नहीं है। यू कैन बी ए वेरी गुड पॉलिटिकल लीडर अगर आप एक ढंग से, एक विचारधारा से जुड़े हैं और उस तरह की बात करते हैं। तो आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो उस विचारधारा के कॉन्ग्रुएंट, उसी विचारधारा के अनुरूप है। तो आप बड़े आराम से चलिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। वर्मा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ आपने बिल्कुल ये बिल्कुल बताया पूछिए। था कि आपने एक समय ऐसा था कि आपने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के बहुत सारे, मतलब मोर देन 5,000 लीडर्स को आपने संबोधित किया, राजनीति के बारे में बताया उनको कि अच्छी राजनीति कैसे करें। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कुछ परिवर्तन लगा कि इतना लेक्चर सुनने के बाद, आपकी मतलब एक अच्छी बातें बताने के बाद, क्या उन राजनीतिज्ञों में, राजनीति में कुछ परिवर्तन आया? क्या कुछ प्रभाव हाँ पड़ा उन पर? हाँ, परिवर्तन तो आया, लेकिन हमारी सारी बातों को दरकिनार करके जो परिवर्तन आना चाहिए वो आया। जो हमारी बातों को मान के परिवर्तन आना चाहिए था वो नहीं आया। हमारी बातों को दरकिनार करके परिवर्तन आया। और उसका मुझे कुछ कारण समझ में आया नहीं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जब मैं 2005 की ये बात है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, यहाँ तक कि एक बार राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट किया कि साहब हम अपने अमेठी में जितने भी ये
डिस्ट्रिक्ट के वो है, पंचायत प्रधान है, उनका एक सम्मेलन कर रहे हैं, 400-500 लोगों का, प्लीज एड्रेस कर दीजिए। हमने ठीक है कर देते हैं। तो जब जब हमें, क्योंकि हमारी दिलचस्पी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अगर भाई हमारे कुछ कहने से ठीक हो सके तो बहुत हमको अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे बहुत इस बात का ताज्जुब है और दुख भी है कि जबकि जो लोग वहां आए थे उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा समझा उसको, बहुत मुझे लगा कि बहुत उसमें कैबिनेट स्तर के उनके मंत्री भी थे, सब कुछ देखते हर आदमी। तो मुझे लगा कि शायद ये लोग मेरी बात मानेंगे, और दोबारा जब बुलाया, तिबारा बुलाया, तो मुझे लगा कि और मेरी बात लगता है इन लोगों को बहुत अच्छी लगी है, इसको लागू करेंगे। लेकिन मुझे जान देख के बहुत अफसोस हुआ कि उसमें से एक भी बात उन्होंने मेरी मानी नहीं, एक भी बात नहीं। इसका क्या कारण है, कौन सी चीज कांग्रेस को, और इसीलिए मैं कांग्रेस जब भी कोई आर्टिकल लिखता हूँ तो भैया हमें हमेशा हमारा भाव फिर भी वही रहता है कि भाई हम तो टीचर हैं, बात मान, आप हम भी लोग अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो ठीक है, हमारी बातों को माने ना माने ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत से बच्चे मानते हैं, बहुत से नहीं भी उसको ख्याल करते हैं। तो जिस तरीके से उन लोगों ने मेरा ध्यानपूर्वक सब सुना और बातें अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा कि ये बात मानेंगे, और उस वजह से हो सकता है कि कांग्रेस का कुछ भला हो। लेकिन उन्होंने माना नहीं है उसके पीछे। उस समय मुझे लगता था कि भी राहुल गांधी बच्चे हैं, क्योंकि 2005 में वो बहुत अभी यंग थे, और मतलब हमको लगा कि शायद अभी हो सकता है पार्टी में इनकी चलती ना हो। फिर कालांतर में वो पार्टी के अध्यक्ष भी हुए, छोड़े भी, आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उनकी वो है, मान्यता है। तो वर्चुअल चाहे कोई भी हो, आप तो जानते ही हैं कि वो गांधी फैमिली का ही एक प्रकार से टॉप लीडरशिप में इन्फ्लुएंस होता है। तो लेकिन वो संभले नहीं, वो ग्रूम नहीं कर पाए, उस तरीके से नहीं वो आ पाए जिस प्रकार से कि हमारी अपेक्षा थी कि वो एक लीडर के रूप में ग्रूम होंगे। और तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से तो थोड़ा उदासीन रहा। दूसरा, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि भाई हम लोग अब आगे कैसे बढ़े 2000 हार की 12 की हार के बाद। उन लोग को हम सभी लोगों ने, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर संजय जी, हमारे और भी जितने साथी हैं, सब लोगों ने कानपुर में हम लोगों ने विशेष वो किया, मीटिंग किया। उसमें समझा कि भाई क्या इनकी गलतियां हैं, कैसे इनको ठीक करा जाए। उनको बड़ी मेहनत से बना के पूरा एक ब्लूप्रिंट दिया। उन लोगों ने ये भी कहा कि साहब इसकी लाखों प्रतियां हम लोग देश में बंटवाएंगे, ये बहुत अच्छा है। तो कालांतर में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो दूसरी बात है। तो जब भी मौका मिलता है तो हम लोग अपने स्तर से ये कोशिश करते हैं, जो हम लोग की थोड़ी बहुत समझ है कि भाई आप ऐसा कर लो तो आपका अच्छा हो जाए। आज भी हमारी यही भावना रहती है कि जैसे मैं अभी एक टीवी प्रोग्राम में था, तो टीवी प्रोग्राम वाले ने हमसे यही पूछा कि सर जो आप बातें कर रहे हैं वो तो बिल्कुल एकदम 100% सही है, अब आप ये बताइए कि रास्ता क्या है विपक्ष के सामने, विपक्ष कैसे मतलब सरकार से निपटे, क्योंकि एक प्रकार से पूरा विपक्ष साफ होता चला जा रहा है और सरकार भाजपा जो है वो छाती चली जा रही, तो विपक्ष के पास कोई रास्ता है क्या इनसे लड़ने का। हमने कहा बिल्कुल है, रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि आप उन रास्तों पे आइडेंटिफाई करें, उस पे चलें, ये महत्वपूर्ण है। तो हमने कहा कि भाई हम सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बात कहेंगे कि आप अब जातिवादी राजनीति से आगे निकलिए, वक्त आगे निकल चुका है, और समावेशी राजनीति पे आप आइए। आज भी आप उसी में पड़े हैं कि एम वाई कॉम्बिनेशन, तो पीडीए कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन, तो अजगर कॉम्बिनेशन, तो मजगर कॉम्बिनेशन, ये सब क्या है। टॉक ऑफ द होल पीपुल। और हमने उदाहरण दिया उनको कि मायावती जब तक जो है वो बहुजन की राजनीति करती रही, सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने बहुजन से सर्वजन का यू टर्न लिया, फट से वो अपने बलबूते चुनाव जीत गई। उस सर्वजन वाले मॉडल को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके, फिर 2012 में चुनाव हार गई। तो ये सब इतना साफ होता है, जो कि जैसा कि डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने कहा ही कि आप सबका साथ नहीं लेंगे तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। क्यों आप कुछ समूहों से अपने को जोड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं आप सबसे अपने को जोड़ना चाहते। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है डिलीवरी का।
गुड्स और सर्विसेज, यही दो चीजें होती हैं जो कि आप डिलीवर कर सकते हैं बिसाइड्स द लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो कि हमें खाना मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम सुरक्षित जरूर रहना चाहते हैं। आदमी की प्रथम प्राथमिकता है कि भैया हम सुरक्षित रहें। पॉलिटिक्स बनाई ही इसीलिए गई कि हम सुरक्षित रहें। खाना तो चलिए हम आधी रोटी खा के भी जिंदा रह लेंगे, बहुत सारे लोग कई दिन उपवास कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो सरकार अगर सुरक्षा दे, और दूसरी चीज कि भाई सबके जो हिस्से में जो कुछ भी ड्यू है जो जाए। जाहिर है कि बहुत सारा पिलफरेज होता है, बहुत सारा नीचे बदमाशियां होती हैं। अब जैसे आजकल ही हम लोग के बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारे क्लर्क्स नीचे लेवल पे बदमाशी करते हैं, ये करते हैं, पैसा लेते हैं। वो सब चीजें होगी, कभी भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा जिसमें कि आप 10 20 50 केसेस न कोट कर सकें कि हाँ देखिए यहाँ दिक्कत है वहां दिक्कत है। वो हमेशा होता रहेगा, हमेशा रहे। द ओनली थिंग इज कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या आता है। आज की तारीख में अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोग, 1 करोड़ उत्तर प्रदेश में अगर बेनिफिशियरी है और डीबीटी का पैसा दिल्ली से चल रहा है तो उनके जनधन के अकाउंट में आ रहा है। अब नीचे उनसे एडवांस कोई ले ले रहा है कि पहले तुम एडवांस दे तब हम तुमको डिसबर्समेंट करेंगे, ऐसे बैंक के बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। लेकिन वो सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज अगर मान लीजिए कि 100% नहीं, 70% लोगों के भी, 80% लोगों के भी खाते में पूरा का पैसा आ रहा है। उनको राशन मिल रहा है, उनको मकान मिल रहा है, उनको चूल्हे मिल रहे हैं, उनको खाद और बीज मिल रही है। मान लीजिए 30% को नहीं भी मिल रही है, उसमें बदमाशियां भी खूब चल रही हैं। तो भी ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है वो डेमोक्रेसी में आपको अगर 50% के आसपास दिलवा दे रहा है, वो जैसा कि दर्जन जिनका 50% प्लस वन, तो अगर इतना आ गया तो आपकी जीत सुनिश्चित हो गई। दैट्स व्हाट हैज हैपनिंग, कि बीजेपी हारी जरूर, लेकिन उसका वोट प्रतिशत उन लोगों के वोट प्रतिशत से बहुत ज्यादा था जो कि 2007 में और 2012 में चुनाव जीते थे। 2007 में मायावती 30% पे चुनाव जीती थी, और 2012 में अखिलेश जी 29% पे चुनाव वोट जीते थे, 1% कम पे। तो हारने के बावजूद अगर आपका वोट शेयर 40% के आसपास है, तो जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि भाई एक सिचुएशन पैदा हो गई यहाँ पे। एक उन्होंने स्लोगन को जो है प्रॉब्लम बना दिया, और प्रॉब्लम को जो है उसको कन्वर्ट कर दिया एक डिस्कोर्स में, मुद्दा बना दिया उसको। तो ठीक है वो इम्पैक्ट किया, लेकिन अगर वो कोई वास्तव में सब्सटैंटिव मुद्दा होता तो वो पूरे देश में सारे राज्यों में प्रभावी होना चाहिए था। वैसा तो दिखा नहीं। उत्तर प्रदेश में उसका एक विशेष प्रयोग हो गया जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये चीजें, जो प्रश्न था आपका क्या था, ध्यान से थोड़ा उतर गया। सर मेरा प्रश्न क्या प्रश्न था ये था आपका? कि जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं नहीं, को सुनाई नहीं आपने दे रहा जो, है, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर? हल हाँ अब आ रही, अब आ रही। हाँ जी सर। सर मेरा प्रश्न यही था कि जब आपने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीति के बारे में कि अच्छी राजनीति कैसे की जाए उसके बारे में जो संबोधन दिया, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपको लगा कि कुछ परिवर्तन आया राजनीति में, राजनेताओं में, उनकी कार्यशैली में? ये जानना चाह रही थी मैं। नहीं नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया। और ये मुझे अफसोस के साथ एडमिट करना पड़ रहा है। मायावती जी के बारे में तो मैं हार्वर्ड में जाके वहां पे उनकी प्रशंसा किया कि भाई इन्होंने ये मॉडल अपनाया है, और मुझे लगता है कि अगर इस मॉडल पे चलेंगी तो इनको कोई हरा नहीं पाएगा। उन्होंने मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मॉडल माना ही नहीं। जो खुद जी ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन और ब्राह्मण दलित भाईचारा बनाओ कमेटी, उन्हीं की ये उपज थी, उसको उन्होंने 2007 के बाद बंद कर दिया, 2012 में हार गई। तो उन्होंने वो चीज नहीं मानी। अखिलेश यादव जी को जो हम कभी आप इस पोजीशन पे आए तो ये गलती ना करें। जी अखिलेश यादव जी की पार्टी जो है केवल एक व्यक्ति को अपना गुरु मानती थी, डॉक्टर लोहिया। उनकी जी वेबसाइट पे था केवल एक व्यक्ति का नाम था, वो मानते थे कि डॉक्टर लोहिया ही हमारे गुरु है। हुआ यूं कि डॉक्टर लोहिया 1967 में ही डेथ हो गई उनकी, और उसी समय मुलायम सिंह यादव पहली बार जो है वो विधानसभा के लिए चुने गए, 67 की बात है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने, सॉरी, डॉक्टर लोहिया ने मुलायम सिंह यादव को प्रमोट किया,
उनको कहा कि भाई तुम बड़े अच्छे हो, तुम राजनीति में आओ, तुमको टिकट देते हो, वो जीते भी क्षेत्र से। लेकिन उसी समय गुरु का डेथ हो जाना, उससे जी। मुलायम सिंह यादव एक प्रकार से गलत रास्ते पे चले। हम्म। और वो गलत रास्ता ये था कि जो जो चीजें लोहिया करते थे उसके विपरीत विपरीत उन्होंने आचरण किया। जैसे जातिवादी राजनीति का गया, लोहिया कहते थे जाति तोड़ो आंदोलन, जी। लोहिया कहते थे रामायण मेला। और मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर के साथ क्या किया वो आप सभी लोग जानते हैं, गोली चलवाई। बिल्कुल। तो जो जो लोहिया ने कहा था कि इन्होंने लैपटॉप बांटे, वो कहा कि साहब जो है मैंने लैपटॉप बांटा बड़ा किया। हमने कहा कि लोहिया चाहते नहीं तो लोहिया कभी होते तो लैपटॉप आपको ऐसे बांटने नहीं देते। उसको लैब बंटवाने का तरीका दूसरा होता है कि आप जो है हर कॉलेज में 50-50 लैपटॉप लगवा दीजिए, उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेज में लग जाते। जन्मों तक लोग याद करते कि भाई समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप लगवाया है, जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स उसको यूज करती। इस तरह आपने जिसको लैपटॉप दिया वो तो जाके बाजार में बेच आया, जिसको नहीं मिला वो तो पक्का आपका दुश्मन हो गया। तो बहुत सारी ऐसी लोगों ने जो किया जो कि ये समझ ही नहीं पाए कि हमारा जो मॉडल है। तो हम लोगों ने उनको ये कहा कि देखिए अब लोहिया की डेथ हो गई 1967 में। आज लोहिया का कोई जानता नहीं कि लोहिया क्या थे, कौन थे। बस एक डॉक्टर लोहिया करते रहते हैं आप लोग। भारत में समाजवादियों की एक बड़ी लंबी परंपरा है। गांधी तो कितने बड़े समाजवादी थे। गांधी कहते थे भाई असली जो है लोकतंत्र, सबसे जो नीचे का आदमी है उसकी आंख में आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा लोकतंत्र समाजवाद है। हमने कहा ऐसे सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं। नेहरू का समाजवाद है, जयप्रकाश है, आचार्य नरेंद्र देव है, और एक से एक तमाम समाजवादी हैं। आप सभी को क्यों नहीं रोक इन कर सकते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर, सरदार पटेल और तमाम लोगों को, डॉक्टर लोहिया तक को उन्होंने अपना लिया है। हाँ? आप कहते हैं कि डॉक्टर लोहिया हमारे हैं, उनको अपना लिया भाजपा ने। दलित कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे हैं, उसको भाजपा ने अपना लिया। गांधी को अपना लिया, सरदार पटेल आपके थे, उसको अपना लिया। तो ये सब नेशनल आइकॉन्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी आइकॉन्स नहीं है कि आप कहें नहीं। कि यार ये हमारे इन पार्टी के बंधक हैं। नो, हमने कहा जो जी। समाजवादियों की परंपरा है उसमें तमाम समाजवादी हैं, उनको आप अपनाइए, लोग उससे कनेक्ट करेंगे। आज आप केवल कहते हैं बस हम तो डॉक्टर लोहिया को जानते हैं, और जनता कोई डॉक्टर लोहिया को जानती नहीं है, तो आपका तो ये हश्र होना ही है। जी। तो इस प्रकार से, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। अब शायद एक दो कोई उन्होंने उसमें ऐड किए हैं, इधर मैंने विजिट नहीं किया उनकी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज एडवाइस तो लेती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उस एडवाइस को मानती नहीं है। ये एक बहुत रहस्य की बात है, और ये समझ में ना आने वाली बात है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कि हम लोग कोई दुश्मन नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के। हमको जो ABCD आता है आप हमसे ले लीजिए, हम तो देने को तैयार ही हैं। और हम तो बस केवल आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप किसी भी पार्टी को हो, देश को एक अच्छा नेतृत्व दीजिए, देश को एक अच्छा शासन दीजिए। डेमोक्रेसी है, घूम फिर के कभी न कभी आपके पास आनी ही है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टी शासन करती रहेगी। एक जमाना था, आप लोगों ने देखा ही, कांग्रेस सिस्टम था, केवल कांग्रेस का जी। ही बोलबाला था, खत्म हो गया। आज भाजपा जी। चारों तरफ छाई हुई है। भाजपा जब तक चलेगी चलेगी, कोई और आ सकता है। तमिलनाडु में आपने देखा, DMK वर्सेस DIMK, सडनली एक स्टार अपीयर्ड देयर विजय के रूप में, और छा गया न DMK न AIDMK। तो ये लोकतंत्र है, इसमें नई नई चीजें होती रहती हैं, नई नई पार्टियां बनती रहती हैं, और ऐसा हमेशा होता रहेगा। तो हर पार्टी को अपना बेहतरी का सोचना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, और ये एक इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और मैंने जब एनालाइज किया, और मैं कभी इस पे लिखूंगा, इसका एक बहुत बड़ा कारण है पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी का ना होना। इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम और आप खुल के बात करते हैं, पार्टी में क्या खराबियां हैं, कौन गलत व्यवहार कर रहा है, कौन कैसा क्या कर रहा है, क्यों इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। और जब ये डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होती है, वाइब्रेंट का मतलब जो सब लोगों को, शीर्ष नेतृत्व ये अवसर देता है कि वो खुल के अपनी बात कह सके। आप लोग जैसे अभी खुल के बात कर रहे हैं इस मंच पे, आपको कोई भय नहीं कि यार हम कुछ कहेंगे तो धर्मेंद्र जी क्या सोचेंगे और सर क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वी आर ऑल इक्वल हियर। तो एक खुल के बात हो रही है। लेकिन यही बात जब पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग कमेटी होती है, उसमें क्यों नहीं हो सकती? जब और वो अगर नहीं होगी तो पार्टी की खामियां सामने आएंगी कैसे?
शीर्ष नेतृत्व के। और अगर खामियां आप बताओगे नहीं तो शीर्ष नेतृत्व उसका एक्शन कैसे लेगा, डिसीजन कैसे लेगा? ये बहुत बड़ी गलती है। और इसकी भी कारण क्या है कि अब और जड़ में जाइए कि भाई क्यों हर पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर पार्टियां जो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है। जैसे कांग्रेस पार्टी जो है फैमिली सेंट्रिक पार्टी है। हाँ, समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी है। बीएसपी इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी है। एआईडीएमके इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी है। डीएमके इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी है। हाँ, तो या टीएमसी इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी है। जेडीयू इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी है। आरजेडी इंडिविजुअल से। तो जितनी भी पार्टीज हैं वो कहती हैं कि हम एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वो कलेक्टिविज्म वहां पे नहीं होता है। वो इंडिविजुअल ही डिसीजन ही कलेक्टिव डिसीजन के रूप में शो कर दिया जाता है। और इसलिए जो लोग उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हिस्सा होते हैं, जिसको वर्किंग कमेटी कहा जाता है कि भाई ये वर्किंग कमेटी है, ये डिसीजन लेगी, वो सब लोग उसमें हाँ में जाने वाले होते हैं। और ये जो बात है ये पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाती है कालांतर में। मैथिली शरण गुप्त साहब का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो उमर खयाम की रुबाइया बहुत फेमस है। उमर खयाम की रिवाइयों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में फिट्जजेराल्ड ने किया, और फिट्जजेराल्ड की अंग्रेजी की उसका हिंदीकरण जो है मैथिली शरण गुप्त ने किया। तो मैं उनकी किताब जब पढ़ रहा था तो उस किताब के शुरुआती पन्ने पे लिखा हुआ कि निंदक तथा प्रशंसक तो होंगे बहुते, और युग युग जीते रहे समालोचक जन मेरे। तो निंदा भी और प्रशंसा भी एकांगी अगर होती है तो वो बोगस है। ऐसे लोग जो समालोचना कर सकें कि पार्टी की क्या नीतियां अच्छी हैं उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, क्या नीतियां खराब हैं उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। जब इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार के दृष्टिकोण से कोई पार्टी वर्किंग कमेटी और उसके बड़े नेतागण आपस में बातचीत करते हैं, काम करते हैं, तब जाके ये बात होती है कि पार्टी में जो बुराइयां हैं उसको दूर किया जाए, अच्छाइयों को ऐड किया जाए। और जब तक आप बुराइयों को दूर ही नहीं करेंगे तब तक वो ये सब चलता ही रहेगा। तो दैट्स द प्रॉब्लम कि वो क्यों नहीं मानते हैं। जब इसका मैंने एनालिसिस किया, इस पर मैं कभी कोई पेपर अगर समय मिला तो मैं लिखूंगा कि ऐसा क्यों है, और हर क्यों का क्यों भी ढूंढना पड़ता है। तो वो एक बड़ा मजा आता है सोचने में। इसीलिए थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर आदमी को सोचना चाहिए कि भाई किसी चीज का क्यों, और फिर उस क्यों का क्यों, और क्यों का क्यों। ये जब आपको लाइन मिलती है ना तो खुद आपको इतना अच्छा लगता है कि हाँ, दैट आई हैव बीन एबल टू डिसाइड समथिंग व्हिच इज वेरी गुड फॉर मी, माई अंडरस्टैंडिंग। पार्टी उसका लाभ ले या न ले वो दूसरी बात। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस इशू। थैंक यू सर। सर ऐसा होता ही रहा है, पहले भी होता रहा है। थैंक यू सर। अगर अगर थैंक यू, कर्ण की थैंक यू। बात दुर्योधन मान लिया होता तो हस्तिनापुर होता ही क्यों? अंगद की बात रावण ने मान लिया होता तो फिर क्यों रावण खत्म हुआ होता? तो ये पहले से भी जहाँ नियति है, ये सही है कि इन लोगों को खत्म ही होना था, मानते कैसे? चलिए, और तो ऑल खत्म राइट कैसे? धर्मेंद्र जी, वेरी सर। वेरी हाँ गुड सर, सेशन। आज का हाँ सर, आज का लेक्चर सर व्यवहारिक राजनीति पर आधारित सर अद्भुत लेक्चर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, सर आप दोनों का। तो थैंक यू अब मैम। ऐसे ही अद्भुत लेक्चर आपको हर लेक्चर मिलने वाले हैं। इसलिए प्लीज आप लोग जो है खूब इसका लाभ उठाइए। और हम लोग अंतिम चरण में हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है कि आगे बिल्कुल व्यवहारिक चीजों पे आधारित ही बातें हों, जिससे कि आप लोग इसको अगर स्वयं जीवन में उतारना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, और दूसरों को ट्रेन करना चाहें तो आपके पास भी एक मॉडल रहे कि हाँ भाई कैसे इसको आगे ले चला जाए। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू। धर्मेंद्र जी, सभी वंडरफुल को मैं सेशन। आपका पूछना सेशन थैंक चाहूंगा यू हमेशा सर, सर। बहुत ही थैंक यू। खूबसूरत सर होता है, बहुत अच्छा होता है, सर इंटरेस्टिंग होता है। सो धन्यवाद विश यू ऑल सर। द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।